हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन का लेक्चर नंबर 6 और हम अभी पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। और आज का लेक्चर बहुत स्पेशल है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। शुरू करें। माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। तो चलिए नोट्स बनाना स्टार्ट करें, कॉपी पेन निकालें। तो हम अभी पढ़ रहे थे बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी हम बोलते हैं, किताब से पढ़ लीजिए। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाते हैं जहां रिएक्शन होते हैं। तो बच्चों हेलो एल्केन 3 तरह के इंपॉर्टेंट रिएक्शन शो करते हैं। सबसे पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि हमने पूरा कवर कर दिया। पहले हमने आपको एक लेक्चर में बताया कि SN1 कब होता है, SN2 कब होता है, क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या डिफरेंस होता है, ये सब हमने बताया आपको हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन लेक्चर 04। अगर आपने नहीं देखा है तो टाइप करें यूट्यूब पे हेलो एल्केन हेलो एरीन 04 फिजिक्स वाला। तो आपको SN1 SN2 डिटेल में मिलेगा, एक लंबा वीडियो है। जिन्होंने क्लास 11 में पढ़ रखा है बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद हमने इसी पे एक और वीडियो किया जिसमें स्पेसिफिक रिएक्शन बताया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हेलो एल्केन्स करते हैं, जैसे रिएक्शन विद NaOH, KOH, AgOH, KCN, AgCN, KNO2, AgNO2, ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस, हॉफमैन अमोनोलिसिस, बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हेलो एल्केन के। तो वो सारे रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं। वो हमने पढ़ाया लेक्चर नंबर 5 में। नहीं देखा है तो यूट्यूब पे टाइप करें हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स 05 फिजिक्स वाला। उसमें सारे रिएक्शंस कराए हैं। पहले मैंने मैकेनिज्म बताया है 04 में, और 05 में सारे रिएक्शंस लिखवाए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन 2 तरह का होता है, E1 एंड E2। ये चीज हमने क्लास 11 में रिएक्शन मैकेनिज्म में डिटेल में आपको बताई है। और उन्हीं दोनों वीडियोस को E1 एंड E2 वाले को हम आगे कंपाइल करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने 11 में पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, वो कम से कम एक काम करना कि नोट्स निकाल के एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि भूल गए होगे, डेफिनेट सी बात है। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इस लेक्चर को देखें। ठीक है, आज हम इसको करने जा रहे हैं और लास्ट इसके बाद हमें करना है रिएक्शन विथ मेटल्स। तो अगला लेक्चर इसी पे होगा। तो अभी हम जा रहे हैं कंपाइल करने 11 के वीडियोस इसके आगे। जिन्होंने देख रखा है वो नोट्स को रिवाइज करें, जिन्होंने नहीं देखा इसको जरूर देखें। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगल बगल चिड़ियों की आवाज आ रही है चहचहाने की। तो हेडिंग लगाएंगे आप एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन मतलब किसी चीज का एलिमिनेट होना, चले जाना, दूर जइयो ना, बट समथिंग इज गोइंग। मान लीजिए यहां एक कार्बन, यहां एक कार्बन, इसकी 3 वैलेंसी, इसकी 3 वैलेंसी, यहां कुछ लिखा है A, यहां कुछ लिखा है B। हमने यहां कोई अपना रिएजेंट लगाया और उस रिएजेंट के वजह से यहां से A और यहां से B बाहर निकल गया। तो बाहर निकला AB प्लस कार्बन, कार्बन, इसकी एक एक वैलेंसी चली गई। अब इसके पास एक ऑप्शन है कि यहां पे डबल बॉन्ड बना ले, यहां पे डबल बॉन्ड। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें कोई स्मॉलर एटम्स, कोई स्मॉलर ग्रुप ऑफ एटम्स किसी बड़े मॉलिक्यूल में से बाहर निकल जाए। ठीक है, क्या स्मॉलर एटम्स या ग्रुप्स आर एलिमिनेटेड, ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। खास बात क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन की कि एल्कीन बनता है। एल्कीन मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है सैचुरेटेड कंपाउंड से, मतलब एक सैचुरेटेड कंपाउंड से बन जाता है अनसैचुरेटेड, है ना, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। बच्चों क्या ये एडिशन रिएक्शन का उल्टा हो गया? अच्छा, अगर इधर से देखो तो यही तो एडिशन रिएक्शन है। डबल बॉन्ड में ए बी ऐड किया, डबल बॉन्ड खुल गया,
एक तरफ ए एक तरफ बी। यानी इसी के अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में देखें तो एडिशन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में एलिमिनेशन। एलिमिनेशन इज जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन, जस्ट द रिवर्स प्रोसेस। लिखने को लिख रहे हैं, मैकेनिज्म में थोड़ी ना, ऑफ एडिशन। मैकेनिज्म में जमीन आसमान का अंतर होगा। तो ये बेसिक बात थी एलिमिनेशन रिएक्शन की। क्या बनता है एलिमिनेशन रिएक्शन में? प्रोडक्ट में हम देख रहे हैं कि एल्कीन बन के सामने आ रहा है। तो बच्चों जब आप हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हो, वहां पे जब हम प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन पढ़ेंगे तो एल्कीन बनाने का एक तरीका होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। एल्कीन बनाने में 3-4 मेथड्स होंगे एलिमिनेशन वाले, ठीक है। यहां हो सकता हो एल्काइल हैलाइड हो, यहां पे हैलोजन लगे, यहां पे हाइड्रोजन, हैलोजन और हाइड्रोजन निकल जाए। हो सकता हो ये अल्कोहल हो, यहां पे OH लगे, यहां पे H, तो OH और H निकल जाए। तो अल्कोहल से भी एलिमिनेशन हो सकता है और एल्काइल हैलाइड से भी हो सकता है, वही दोनों हमें पढ़ना है। अच्छा, फिर बात करते हैं कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, और क्या कंडीशन होनी चाहिए टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ये सोचना पड़ेगा। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि यहां पे कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। वैसे तो ये सब को छोड़ दो, ये वाले 2 सिग्मा है, और यहां वो 2 सिग्मा गायब हो गए, उनकी जगह 1 सिग्मा नया बना। बाकी सब तो बॉन्ड सेम है, और एक पाई भी बना। यानी 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुए और रिजल्ट में 1 सिग्मा और 1 पाई बना, है ना। एक ये सिग्मा बना और एक तो पाई बन गया। अच्छा, कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है? सिग्मा। यानी इधर स्टेबिलिटी ज्यादा थी, उधर कम। मतलब स्टेबिलिटी कम हो रही है, यानी हमको हीट देनी पड़ेगी। भाई इस तरफ हीट ज्यादा है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, उधर 1 सिग्मा 1 पाई, तोड़ने पड़ेंगे 2 सिग्मा बॉन्ड, और 2 सिग्मा तोड़ के सिर्फ 1 ही सिग्मा मिल रहा है। मानी ये रिएक्शन होगा एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, डेल्टा H ग्रेटर देन 0। याद रखेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन कब फीजिबल होता है? लो टेम्परेचर की हाई टेम्परेचर? हाई टेम्परेचर पे पढ़ रखा है हमने। यानी ये रिएक्शन फीजिबल होंगे, या यू बोल लो स्पॉन्टेनियस होंगे एट हाई टेम्परेचर। ये थर्मोडायनेमिक्स में हमने आपको बताया था कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होते हैं? हाई टेम्परेचर। ये हमने आपको ली चार्टलियस प्रिंसिपल में भी बताया था कि एक्सोथर्मिक लो टेम्परेचर पे और एंडोथर्मिक हाई टेम्परेचर पे। तो एक इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे ही दिखेंगे आपको। हाई टेम्परेचर पे 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, यहां से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। 50 डिग्री, 60 डिग्री, 140 डिग्री, ये सब एग्जाम्पल आपको इसके मिलने वाले हैं। तो अच्छा, एलिमिनेशन रिएक्शन वैसे तो 3 तरह का होता है, पर अभी एक ऊपर से डिस्कशन करते हैं 2 तरह का, मतलब कुछ और चीज बता रहे हैं, समझो। अभी डिटेल में चलेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन हमको पढ़ना है एक अल्फा बीटा एलिमिनेशन, यही हमें पढ़ना है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ये वाला देखो, एक एटम निकला अल्फा कार्बन से, तो दूसरा एटम इसके बगल वाले कार्बन से निकला, इसको हम बोलते हैं अल्फा कॉमा बीटा एलिमिनेशन। और हमारे सिलेबस में यही है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। एक एटम एक कार्बन से निकला, तो दूसरा एटम उसके जस्ट बगल वाले एटम से निकला, तो हमने बोला बीटा कार्बन से निकला, तो हमने बोला अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ये वाला जो दिया है। एक और एलिमिनेशन होता है, दिखाई पड़ रहा है अभी, ये हमें पढ़ना नहीं है, अल्फा गामा एलिमिनेशन। अल्फा गामा एलिमिनेशन ये क्या होता है? जरा यहां बोर्ड दिखाई पड़ रहा है, मान लो एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, यहां से कोई ग्रुप ए निकलेगा और यहां से कोई ग्रुप बी, मतलब बगल वाले से नहीं निकल रहा। ये हुआ अल्फा, ये हुआ बगल वाला बीटा, और उसके बगल वाला गामा। तो एक एटम अल्फा कार्बन से, एक एटम गामा कार्बन से, बगल वाले से नहीं, उसके बगल वाले से निकला। ऐसे एलिमिनेशन को हम बोलते हैं अल्फा कॉमा गामा एलिमिनेशन। अच्छा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा सोचो जरा। यहां से एक वैलेंसी फ्री होगी, यहां से एक वैलेंसी फ्री होगी, तो कहीं ये बनेगा क्या? ये मतलब साइक्लिक एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साइक्लिक एल्केन या साइक्लिक प्रोडक्ट बनेंगे।
तो अल्फा गामा एलिमिनेशन में कुछ साइक्लिक प्रोडक्ट्स बन के सामने आते हैं और अल्फा बीटा में हमारा प्रोडक्ट एल्कीन होता है। तो हमको अल्फा बीटा एलिमिनेशन ही डिटेल में पढ़ना है। अभी E1 E2 की बात नहीं कर रहे, अभी तो बता रहे कि एटम कहां कहां से निकला। अगर दोनों एटम एडजेसेंट कार्बन से, बगल बगल के कार्बन से निकलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? अल्फा कॉमा बीटा एलिमिनेशन। जिसने दिल को जीता है वो अल्फा और बीटा है, और अगर बगल के बगल वाले से तो अल्फा गामा एलिमिनेशन। तब बी और ए निकल गया और ये बन गया साइक्लिक प्रोपेन ब्यूटेन, जो सभी कहानी रहा। नोट कर लेती बात, फिर शुरू करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। बेसिक्स बता दी हमने आपको कि छोटे छोटे एटम्स बाहर निकलते हैं, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बनता है, रिवर्स प्रोसेस है एडिशन का, 2 सिग्मा टूट के एक ही सिग्मा बन रहा, यानी एंडोथर्मिक हीट देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक फिजिबल होते हैं हाई टेम्परेचर पे। एक अल्फा बीटा एलिमिनेशन जो कि हमें पढ़ना है, एक अल्फा गामा एलिमिनेशन। मिटा दें, बहुत बढ़िया। अब ये एलिमिनेशन रिएक्शन 3 तरह के होते हैं। देखो अल्फा बीटा के अंदर अल्फा बीटा के अंदर 3 तरह के एलिमिनेशन रिएक्शन हमें पढ़ने हैं। अल्फा बीटा के अंदर बेसिकली आते तो 2 ही हैं, पर पढ़ने हमको 3 तरह के हैं। यानी अल्फा बीटा तो चलो एक बात हो गई कि बगल बगल के कार्बन से निकलेगा। अल्फा बीटा क्या कोई मैकेनिज्म है? नहीं, ये तो बता रहा है किस कार्बन से एलिमिनेशन हो रहा है, बगल बगल से, इसका मतलब एडजेसेंट से। ठीक है। अब अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी 3 प्रकार के होंगे। ठीक है, एक होगा E1 एलिमिनेशन जैसे SN1 होता था, एक होगा E2 एलिमिनेशन जैसे SN2 होता था, परेशान नहीं हो, एक होगा E1CB एलिमिनेशन। 3 तरह के एलिमिनेशन पढ़ने हैं, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन एंड E1CB एलिमिनेशन। देखो E1 में क्या होगा, E1 में क्या होगा, आज E1 ही पढ़ना है पूरा डिटेल में। जैसे मान लो कार्बन कार्बन है, और यहां मान लो कोई ग्रुप लगा है X, यहां मान लो कोई ग्रुप लगा है या एटम लगा है H। इसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में X माइनस बाहर निकलेगा, हेलोजन हो सकता है, यहां पे OH ग्रुप हो सकता है। X माइनस बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा कार्बोकेटायन। क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। और दूसरी स्टेप में यहां से H प्लस बाहर निकलेगा, दूसरे स्टेप में यहां से H प्लस बाहर निकलेगा और बन जाएगा C डबल बॉन्ड C। तो ऐसा एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें पहले X माइनस निकले, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो, उसको बोलते हैं E1 एलिमिनेशन। अभी डिटेल में आज इसी को सीखेंगे। E2 एलिमिनेशन क्या है, जैसे मान लो C यहां हेलोजन है या OH ग्रुप लगा है और यहां मान लो हाइड्रोजन लगा है, एक ही स्टेप में H प्लस भी निकले और इसी स्टेप में X माइनस भी निकले, सिंगल स्टेप में, तब हम बोलते हैं E2 एलिमिनेशन हुआ। जैसे SN2 में उसी स्टेप में एक ग्रुप बाहर जाता था, उसी स्टेप में पीछे से दूसरा अटैक करता था, और SN1 में पहले निकलता था तब दूसरा अटैक, मतलब 2 स्टेप में होता था। तो E1 में पहले X माइनस निकला फिर H प्लस निकला, E2 में दोनों साथ में चले गए। E1CB मतलब E1 कॉन्जुगेट बेस, अभी बताएंगे। E1 का मतलब यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, E2 का मतलब बायमोलिकुलर। E1 कॉन्जुगेट बेस, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि पहले स्टेप में H प्लस निकलेगा, पहले स्टेप में यहां से H प्लस अपना इलेक्ट्रॉन देकर H प्लस बाहर निकला तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन देकर गया तो यहां पे C माइनस, यानी कार्बो एनायन का फॉर्मेशन। E2 में नहीं है कार्बो एनायन, कंफ्यूज मत होना। E1 में कार्बोकेटायन, E2 में H प्लस X माइनस साथ में, और E1CB में कार्बो एनायन का फॉर्मेशन, ये कार्बो एनायन है, और नेक्स्ट स्टेप में X माइनस निकलेगा तब C डबल बॉन्ड Cl। तो ये 3 तरह के एलिमिनेशन रिएक्शन हमको पढ़ने हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो E1 पे बेस्ड है। चलें E1 स्टार्ट करें, हेडिंग लगाई जाए E1 यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। पहले निकलेगा X माइनस, अगले और बनेगा कार्बोकेटायन, और कहानी इसी में बहुत अंदर चलनी है अपनी डिटेल में। ठीक है, इसमें क्या है, दोनों साथ में निकलेंगे। इसमें पहले H प्लस निकला और कार्बो एनायन। तो आज ये वाला हमें पढ़ना है इन डिटेल।
चलिए तो हेडिंग लगाएंगे आप यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, और हम अल्फा बीटा ही पढ़ेंगे बगल बगल से, ठीक है। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, इन शॉर्ट E1 एलिमिनेशन। E1 एलिमिनेशन, देखिए एक काम करते हैं, पहले हम ऐसे ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, RCHX बोलो, ठीक है। एक एल्काइल हैलाइड ले लिया, या मान लो X ग्रुप अपना एल्काइल हैलाइड भी हो सकता है और अल्कोहल भी हो सकता है, ठीक है। खैर क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में यहां से X माइनस बाहर निकल कर जाएगा पहले स्टेप में। अभी सवाल आ रहा है क्यों बाहर निकलेगा, क्योंकि यहां पे कुछ हम रिएजेंट भी इस्तेमाल करेंगे। भाई कोई रिएजेंट होगा तभी तो बॉन्ड टूटेगा, अपने आप थोड़ी ना उसको सपना आ रहा है। कोई रिएजेंट का हम इस्तेमाल करेंगे। क्या रिएजेंट होगा हमारा, कोई वीक बेस का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, किसी वीक बेस का। अभी नेक्स्ट स्टेप में दिखाते हैं उसका इस्तेमाल, ठीक है। वीक बेस यूज करेंगे। अब वीक बेस में आप हो सकता हो अल्कोहल यूज कर लो, CH3OH मिथेनॉल, या हो सकता है आप वीक बेस में वाटर यूज कर लो, H2O, या हो सकता है आप इथेनॉल यूज कर लो, C2H5OH। एनीवेज वी विल यूज अ वीक बेस इन द फर्स्ट स्टेप। अच्छा क्या हुआ वीक बेस यूज करने से, RCHX यहां से निकला X माइनस, ठीक है। अब वो वीक बेस भी है, वो सॉल्वेंट भी, अभी बात करते हैं। अच्छा रिएजेंट है, ठीक है। यहां से X माइनस जैसे ही निकलेगा बनेगा RCHCH3 प्लस, ठीक है। अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी कार्बोकेटायन तो बनना ही बनना है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। और बच्चों जब बनेगा कार्बोकेटायन तब होगा उसका रीअरेंजमेंट, शिफ्टिंग वगैरह हमने देखी, हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग, वो सब होगा ताकि वो और स्टेबल हो जाए। तो हो सकता हो यहां कोई रीअरेंजमेंट भी हो सकता हो। अगर ये स्टेबल नहीं है तो क्या करेगा, रीअरेंजमेंट। सिर्फ कार्बोकेटायन रीअरेंज करता है, फ्री रेडिकल और कार्बोएनायन नहीं करते। चलो जो हुआ सो हुआ। अच्छा ये जो इसका स्टेप है ना, यही इसका स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते थे, RDS। यहीं से रेट डिसाइड होगा, ठीक है। जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतना ज्यादा एलिमिनेशन E1 होगा। यही तो इसका RDS है। नेक्स्ट स्टेप RCHCH3, RDS समझते हैं ना, रेट डिटरमाइनिंग स्लोएस्ट स्टेप। ये स्टेप जितना स्टेबल कार्बोकेटायन देगा उतना ज्यादा E1 होगा। नेक्स्ट स्टेप में यहां से H प्लस बाहर निकलेगा। H प्लस कैसे बाहर निकलेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहां देके, तो H प्लस को बाहर खींचने के लिए कौन आएगा, वीक बेस। तो यहां कोई वीक बेस आया और उस वीक बेस ने H प्लस को अपने साथ ले लिया और क्या बना, RCH डबल बॉन्ड CH2, है ना। इसने H प्लस खींच लिया। हम कहते हैं कि ये जो कार्बोकेटायन है इसको हम बोलते हैं अल्फा, और इसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा। तो H प्लस कहां से निकला, बीटा से। तो हम बोलते हैं बीटा H प्लस का एलिमिनेशन हो रहा, बीटा H प्लस का एलिमिनेशन। और इस पूरे प्रोसेस में हम डेल्टा लिख देते हैं। डेल्टा मतलब हाई टेम्परेचर। अभी समझाते हैं क्यों डेल्टा लिखते हैं, नहीं लिखेंगे तो SN1 होने लगेगा। ये E1 का मैकेनिज्म है, ठीक है ना। ये E1 का मैकेनिज्म है और यहां पे SN1 होने की भी हाई प्रोबेबिलिटी है। देखो ये जो वीक बेस है, जैसे वीक बेस के लिए एग्जांपल के लिए CH3OH को मैं यहां लिख लूं, एग्जांपल CH3OH, इसने क्या किया, H प्लस खींच लिया। अगर आप हाई टेम्परेचर नहीं लिखते तो क्या होता, ये भी समझाते हैं। मान लो सिर्फ CH3OH लिखते, क्या ये SN1 का मैकेनिज्म भी है। अभी तो ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अगर CH3OH न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगे तो क्या ये प्लस एक न्यूक्लियोफाइल लूज कर चुका है X माइनस, क्या ये दूसरा न्यूक्लियोफाइल अपने में ऐड नहीं करना चाहेगा। ये भी तो प्रोडक्ट हो सकता था RCHCH2 और यहां से न्यूक्लियोफाइल कौन बनता है, OCH3, इसको ऐड कर लिया।
OCH3 O माइनस CH3 एक न्यूक्लियोफाइल जाके लग गया। तो ये वाला जो बना ये इसका E1 प्रोडक्ट है और ये जो बना वो SN1 प्रोडक्ट है। तो अब बताते हैं कि कैसे डिसाइड करोगे कि SN1 बनाना है E1। बनते दोनों साथ में हमेशा। E1 एंड SN1 गो हैंड इन हैंड, कोई तरीका नहीं है कि दोनों में से एक ही बने, बनेगा दोनों, एक मेजर हो जाएगा एक माइनर हो जाएगा। हाई टेम्परेचर पे ये, लो टेम्परेचर पे ये, हाई टेम्परेचर पे ये, लो पे ये। पूछोगे क्यों? अगर याद हो तो SN1 एक्सोथर्मिक होता था और एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पे प्रेफर होते हैं, और E1 एंडोथर्मिक है तो ये हाई टेम्परेचर पे होता है। इतनी चीजें होनी है इसके अंदर, ठीक है। देख लो, नोट कर लो, फिर पॉइंट्स में लिखते हैं तब मजा आएगा। जितनी बातें हमने बोली है इसको पॉइंट्स में लिख लेते हैं, ठीक है। एक पन्ने में 7-8 पॉइंट लिखते हैं, पूरे 8-10 पॉइंट एकदम अच्छे से उसको पकड़ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। नोट कर लीजिए पहले इतना पूरा मैकेनिज्म, फिर बात करते हैं। सोनी के नखरे सोने लगते, सोनी के नखरे सोने लगते, मैं डाल दूं इसको, सोनी के नखरे सोने लगते, 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 सोनी के नखरे सोने लगते। चलिए पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप है इसकी, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन एक तो फर्स्ट स्टेप भी है और स्लो या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है। मतलब जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतना ज्यादा E1 एलिमिनेशन होगा, उतना ज्यादा SN1 भी होगा। खैर ठीक है, अभी आज E1 की बात करते हैं। E1 एलिमिनेशन होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल किसमें बनता है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और बाकी तो एलाइल वगैरह आपको पता ही है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का लेक्चर जीओसी में आपने कर रखा है, नहीं देखा है तो आप देख लेंगे। तो हमने पूरी लिस्ट बना के रखी है जीओसी में कि भाई कौन सी स्टेबिलिटी होती है। देखना है तो आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे जनरल ऑर्गेनिक के जीओसी कार्बोकेटायन, तो आपको मिल जाएगा। खैर, यानी ये जो E1 एलिमिनेशन है ये 3 डिग्री में सबसे ज्यादा मिलेगा। ये अल्काइल हाइड्राइड अगर 3 डिग्री होता तो मस्त E1 करता, 2 डिग्री में करेगा और 1 डिग्री में E1 नहीं होता, E2 होने लगता है, ठीक है। कार्बोकेटायन के ऊपर है, जो कार्बोकेटायन बनाना चाहेगा वही E1 दिखाना चाहेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या, कार्बोकेटायन बनने का मतलब रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। क्योंकि कार्बोकेटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। हो ये 1 डिग्री से 2 डिग्री बनना चाहे, 2 डिग्री से 3 डिग्री बनना चाहे, टू गेन मोर स्टेबिलिटी। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि कार्बोकेटायन बनना है, और जितना स्टेबल कार्बोकेटायन, यानी अगर 3 ऑप्शन दे देता मैं आपको कि कहां पे सबसे ज्यादा E1 होगा, मान लो मैं आपको 3 ऑप्शन दे दूं कि सबसे ज्यादा E1 कहां होगा। एक ये दे दिया मैंने, दूसरा ऑप्शन मैंने आपको ये दे दिया, और तीसरा ऑप्शन मैंने आपको ये दे दिया। आप बताओ सबसे ज्यादा E1 रिएक्शन किसमें होगा? इसमें, इसमें कि इसमें? तो ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें सबसे ज्यादा E1 कौन दिखाएगा? तो जो 3 डिग्री हो, या एलाइल हो, है ना, या बेंजाइलिक कार्बोकेटायन हो। बेंजाइलिक भी बहुत स्टेबल होते हैं, तो स्टेबल कार्बोकेटायन देखना होगा, ठीक है ना। नोट कर लिया। सेकंड पॉइंट पे चले, मिटा दें इसको, मिटा दें। अच्छा, एक तो बात ये हो गई, बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट, कार्बोकेटायन हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया। अब बात करते हैं यहां पे ये क्या हो रहा है। जो कार्बोकेटायन बना है, जो कार्बोकेटायन बना है, ये इसके पास 2 ऑप्शन है, इसके पास 2 ऑप्शन है। पहला, ये किसी न्यूक्लियोफाइल को पकड़ के खुद में जोड़ ले, तब क्या बनेगा? यहां SN1 का प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला। SN1 होता है, मैंने बता दिया, एक्सोथर्मिक, यानी ये तब होगा जब हमारा लो टेम्परेचर हो, ठीक है। अब इसको अप्रोक्सीमेटली मान लो 20 डिग्री सेल्सियस से छोटा टेम्परेचर दिया हो, तब ये वाला कर देना। और दूसरा ऑप्शन ये है कि यहां पे न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ना ऐड करके अल्कोहल का, वाटर का बेसिक कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर होते हैं अल्कोहल के पास, बेसिक कैरेक्टर लगे। बेसिक कैरेक्टर लगेगा तो कार्बोकेटायन से क्या करेगा?
उसके बगल वाले कार्बन से H+ खींच लेगा, यानी क्या होगा, बीटा H+ खींच लेगा और तब क्या हो जाएगा, E1 एलिमिनेशन, ये बन जाएगा। E1 होता है एंडोथर्मिक, मतलब ये प्रेफर होगा हाई टेम्परेचर पे। लिख लो सारी बातें आराम आराम से, यानी ग्रेटर देन करीब करीब 50 डिग्री सेल्सियस, 20 नहीं 50। अब बोलोगे 20 से 50 में क्या होगा, दोनों बनेगा। वैसे मेरी बात ध्यान से सुन लो, SN1 एंड E1 गोज टुगेदर, होते दोनों है हमेशा। टेम्परेचर हाई कर दोगे तो E1 वाला प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा, टेम्परेचर लो कर दोगे तो SN1 वाला प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा। ठीक है, कितना हाई लो अब अप्रोक्सीमेट बताया, 20 से नीचे दे दे तो SN1 करते जाओ, 50 से ऊपर जनरली 60 लिखा रहता है, 60 140 ये सब मतलब बड़े कॉमन है, तो आप समझ जाओ E1 उसके बीच में है तो दोनों पॉसिबल है। फिर बाकी और भी कंडीशंस देखोगे भी बताते जाएंगे E1 की और क्या कंडीशन। इतनी बात समझ में आई, SN1 एंड E1 गो हैंड इन हैंड। हो सकता हो ये OCH3 ऐड होता, या हो सकता हो यहां से H+ निकलता है। टेम्परेचर का खेल है, हाई टेम्परेचर पे ये, लो टेम्परेचर पे ये, रीजन भी बता दिया। अच्छा, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। तो ये तो बातें हो गई इतनी। अच्छा, एक बात ये बताओ कि इसका नाम E1 क्यों रखा। तीसरा पॉइंट ले लेते हैं कि इसका नाम E1 एलिमिनेशन क्यों है। ये 1 का मतलब क्या है, मतलब यूनिमोलिक्यूलर। ध्यान से देखो, जो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, फर्स्ट स्टेप RDS, जो इसका RDS है बच्चों, उसमें कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, सिर्फ एक, यूनिमोलिक्यूलर। कैसा है ये, यूनिमोलिक्यूलर। वैसे यूनिमोलिक्यूलर बोलना थोड़ा सा गलत है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी नहीं बताते। ये बोल सकते हो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, वो 1 है। मतलब इस रिएक्शन का जो रेट है, इस रिएक्शन की जो स्पीड है, वो सिर्फ इस पर डिपेंड कर रही है। MEOH के CH3OH की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड। यहां दो चीजें ना, एक अपना सबस्ट्रेट है, एक अपना रिएजेंट है। सबस्ट्रेट और रिएजेंट है ना, ध्यान से देखो तो दो चीजें। इस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि ये स्टेप जो हमारा है, सेकंड स्टेप, दैट इज फास्ट। ये स्टेप फास्ट है, बहुत जल्दी हो गया। यानी इसकी कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करेगा। जो रेट ऑफ रिएक्शन है इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट K और RCH CH3X, ऐसे लिख सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ इस सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा, इस अल्कोहल पे या अल्काइल हैलाइड पे। ये जितना अच्छा होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा, इसकी कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी। आई मीन अब इसकी कंसंट्रेशन डबल कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, इसी कंसंट्रेशन 3 गुना कर दोगे रेट ऑफ रिएक्शन 3 गुना हो जाएगा। और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन या बेस, न्यूक्लियोफाइल या बेस की कंसंट्रेशन डबल करने से रिएक्शन के रेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इज unaffected by concentration of base, क्योंकि बेस वाला स्टेप जो है वो फास्ट स्टेप है, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग होता है। नेक्स्ट ईयर केमिकल काइनेटिक्स, अभी इसी ईयर तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़नी है 12th में। क्लियर है यहां तक? ठीक है। यूनिमोलिकुलर क्यों बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर बोलना थोड़ा सा गलत है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कई स्टेप में हो रहा है तो उसमें मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन नहीं होती, लिख दिया उन्होंने कि ठीक है, ठीक है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे नहीं। ठीक है, मतलब न्यूक्लियोफाइल कैसा लेना है, चलो ये बात करते हैं। मिटा रहे इसको, न्यूक्लियोफाइल या बेस। देखो ये E1 और SN1 होना भी थोड़ा सा बेसिक और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल का पता है बेसिक कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा होता है, और वाटर का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा होता है। यानी वाटर केस में ये होने के चांसेस ज्यादा हैं, अल्कोहल केस में ये होने के चांसेस ज्यादा है। सब छोटी बातें हैं। मतलब ये वाली चीज एलिमिनेशन तब होगा जब बेसिक कैरेक्टर दिखाए रिएजेंट, और ये तब होगा जब न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर दिखाए। तो पानी केस में न्यूक्लियोफिलिक ज्यादा होता है, अल्कोहल केस में ये होता है। बाकी तो टेम्परेचर भी फैक्टर है। चलिए चौथी बात करते हैं। चौथी बात करते हैं अपने वीक बेस के बारे में, कि वीक बेस क्यों ले रहे हैं, वाई वीक बेस, वाई नॉट स्ट्रॉन्ग बेस। भाई स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं ले लेते? देखो अगर स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो वो वेट नहीं करेगा इसके निकलने का। ध्यान से, ये X बाई कोई
इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, हेलोजन है या अल्कोहल है, मतलब ये Cl है या OH है, जो भी है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ थोड़ा तो खींच ही चुके होंगे, यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल प्लस तो होगा ही। अगर आप रिएजेंट में स्ट्रॉन्ग बेस लेते तो वो इंतजार नहीं करता इसके निकलने का, वो स्ट्रॉन्ग बेस जाके C प्लस पे अटैक कर जाता सीधा, है ना। वाई वीक बेस? इफ स्ट्रॉन्ग बेस तो will not wait for removal of X माइनस, वो तो पहले ही स्टेप में अटैक मार देगा, तब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, तब इवन नहीं हो सकता। यानी इवन होने की कंडीशन है वीक बेस, और वीक बेस का सबसे अच्छा एग्जांपल अपने पास अल्कोहल MeOH या ETOH, MeOH मतलब मिथाइल अल्कोहल, ETOH इथाइल अल्कोहल, या वाटर ले लिया H2। क्लियर? वीक बेस लेंगे ताकि X माइनस को निकलने का समय मिले, इतना हड़बड़ी में ना हो बेस की चलो तुरंत अटैक मार दे हम, चलो H प्लस शुरू में ही खींच ले, नहीं, पहले X माइनस को आराम से निकलने देगा, उसके बाद अटैक करेगा। चलिए, बेस भी समझ में आ गया अपने को, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा ये भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि टेम्परेचर भी समझ में आ गया कि E1 के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए 50 से ऊपर। अब बात करते हैं कि सॉल्वेंट कैसा हो। भाई रिएक्शन में सॉल्वेंट भी होता है ना, तो यहां पे किस तरह का सॉल्वेंट हो। आपने पढ़ा है दो तरह के सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, ठीक है, SN1 में पढ़ा था, SN1 SN2 में। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की यहां पे जरूरत है। अब आएगी बात कि पहले स्टेप में ये X माइनस अपने आप ही थोड़ी ना बाहर निकल गया, ये तो कंपाउंड था, अपने आप ही X माइनस का चलो घूमने, ऐसे थोड़ी ना, कोई तो आएगा जो इन दोनों के बीच के रिश्ते को खराब करेगा, इनके पवित्र रिश्ते को कोई ना कोई तो तोड़ेगा। तो इनके पवित्र रिश्ते को तोड़ने के लिए हमें कोई पोलर सॉल्वेंट चाहिए। पोलर जैसे अल्कोहल है, पोलर CH3OH, बढ़िया पोलैरिटी है कि नहीं, ये माइनस ये प्लस। अब पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, जैसे वाटर है, वाटर बहुत बढ़िया पोलर है, ठीक है, H2O। पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, इनके पास डाइइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी होती है। डाइइलेक्ट्रिक मतलब किसी दो चार्ज के बीच की फोर्स को कम कर देना, यानी इन दोनों के चार्जेस है ना, ये थोड़ा सा डेल माइनस थोड़ा सा डेल प्लस, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको वीक कर देते हैं। कौन? पोलर सॉल्वेंट, जिनके पास डाइइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी है। वाटर के पास बहुत बढ़िया डाइइलेक्ट्रिक है, अल्कोहल के पास भी अच्छा खासा डाइइलेक्ट्रिक है, वाटर के पास ज्यादा है, तो वो इस बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करता है। यानी सॉल्वेंट पोलर होना चाहिए, पोलर होने की वजह से ही ये बॉन्ड टूटेगा, पोलर होने की वजह से ही CX बॉन्ड ब्रेक होगा, पहली स्टेप में जरूरत है जिसकी। और प्रोटिक का मतलब सॉल्वेंट के पास H प्लस होना चाहिए, जैसे ये प्रोटिक सॉल्वेंट, ये प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट। अब प्रोटिक से क्या होगा, देखो प्रोटिक सॉल्वेंट होने से क्या होगा, जैसे मान लो HOH है, HOH, 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 अच्छा इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल प्लस, डेल प्लस, डेल प्लस। अब ये प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा कि इस X माइनस को जो बाहर निकला है, जो लीविंग ग्रुप है, X माइनस को हम लीविंग ग्रुप बोलेंगे कि नहीं, ये लीविंग ग्रुप, इसको ये सॉल्वेट कर लेगा अपने में। प्रोटिक है ना, उसके प्रोटॉन्स छोटे छोटे हैं, तो हर तरफ से पूरा एक केज बना के इसको अपने में घेर लेंगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये वापस इस पे ना अटैक करे। अरे यार ये भी निकल के बाहर आया, ये भी यहीं, अब X माइनस CH प्लस को पकड़ लेगा कि नहीं भाई, इसको रोक के भी तो रखना है, हम जा रहे हैं वापस अपने पवित्र रिश्ते को बनाने, तो उसको रोक के भी तो रखना है। तो ये विलेन की तरह है ना, विलेन की तरह इसको ये घेर के रख लेगा, X माइनस को जाने नहीं देगा। इस वजह से सॉल्वेंट पोलर होना चाहिए और प्रोटिक। पोलर होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, प्रोटिक होगा तो X माइनस को सॉल्वेट करके, ऐसे भी एग्जाम में लाइन लिखी होती है कि एनायन को सॉल्वेट करने के लिए, एनायन को सॉल्वेट करने के लिए हम प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत है। नोट करते जाओ, पॉइंट सारे बता दूंगा मैं, मिटा दे। ओके, इसके बाद तो एग्जांपल्स करने हैं बस, एक बार सारे पॉइंट तैयार हो गए थे। अच्छा, अब बात करते हैं कि लिविंग ग्रुप के बारे में, लिविंग ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, ये है लिविंग ग्रुप जो बाहर निकल रहा है। बच्चों जो इसका रेट होगा, रेट ऑफ इवन एलिमिनेशन, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। भाई लिविंग ग्रुप जितनी जल्दी निकल जाएगा,
उतना ज्यादा E1 या उतना ज्यादा SN1 भी होगा, दोनों गोज हैंड इन हैंड। अब अगर आपको याद हो तो लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी मैंने बता रखी है आपको पहले कई लेक्चर्स में कि लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी क्या होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं करा दूं, जैसे मान लो मैं बोल दूं कि ये है 3 डिग्री ब्रोमाइड, 3 डिग्री क्लोराइड, 3 डिग्री आयोडाइड। अब मैं पूछूं कि इन तीनों में जल्दी एलिमिनेशन कौन शो करेगा, है तो तीनों 3 डिग्री, तीनों कार्बोकेटाइन बनाना चाहते हैं। अब लीविंग ग्रुप जिसका अच्छा होगा वो जल्दी E1 शो करेगा। तो आपको पता होगा कि I माइनस सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, तो ये हो जाएगा। ये तो हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी क्या होती है। तो ये हो गई लिविंग ग्रुप की कहानी, ठीक है। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप उतना ज्यादा रेट ऑफ E1 एलिमिनेशन, और उतना ज्यादा SN1 भी है, ठीक है, एकदम सही बात है। हाँ तो भाई इतनी बातें हैं हमारी E1 एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर। किए जाए सवाल, किए जाए, ओके आ जाइए, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले हम एल्काइल हैलाइड के एलिमिनेशन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद अल्कोहल के एलिमिनेशन की। चलिए पहले बात करते हैं एल्काइल हैलाइड की। बनना क्या है, एल्कीन बनना है। एल्काइल हैलाइड के E1 एलिमिनेशन की। अच्छा पता है बनेगा तो एल्कीन, पर एल्कीन बनाने का बहुत अच्छा मेथड नहीं है ये। क्यों? क्योंकि साथ में SN1 भी होगा, उससे वो दूसरा वाला प्रोडक्ट भी बन रहा है, अभी दिखाते हैं। जैसे मान लो हम एग्जांपल ले ले, एल्काइल हैलाइड में हमने ले लिया, सीधा एग्जांपल लेते हैं, वाओ, CH3 CH Br CH3। वैसे तो 2 डिग्री है तो ये E1 भी दिखाएगा, E2 भी दिखाएगा। थोड़ी सी कंडीशन हम ऐसी कर देते हैं कि ये E1 दिखा पाए, हम वीक बेस ले लेते हैं CH3OH और साथ में हम लिख देते हैं 60 डिग्री सेल्सियस। अब वीक बेस की वजह से ये E1 ही दिखा सकता है, 2 डिग्री था, ये E1 E2 दोनों दिखाता है, E2 भी दिखा सकता है ना। 3 डिग्री में सिर्फ E1 होता है। E1 की गारंटी क्या है? E1 की गारंटी है 3 डिग्री, या बेंजाइलिक हो या एलाइलिक हो। खैर चलिए यहां पे क्या होगा, बहुत सिंपल है। ये देखो पहले बता दें, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, यहां से Br, यहां से H+, क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। कौन सा एलिमिनेशन हुआ, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अब कोई बोले मैकेनिज्म क्या है, किसका मैकेनिज्म भैया, नहीं मेरे को तो चाहिए मैकेनिज्म, चाहिए रे बाबा। आओ मैकेनिज्म देखें क्या होगा। पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप बाहर, Br माइनस बाहर, CH3CH CH3 यहां पे लगा देंगे प्लस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे अपना बेस अटैक करेगा। बेस कौन है, CH3OH। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख लूं, CH2H। अब CH2H क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे डोनेट करके H बाहर निकल जाएगा। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, तो क्या हुआ, बीटा H+ का एलिमिनेशन हो गया। यहां से भी निकल सकता था, यहां से भी, दोनों सिमिलर हैं, कहीं से भी निकाल दो। H+ बाहर निकला, ये प्रोडक्ट बन गया। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्वेंट यही खुद ही है, यही बेस भी है। टेम्परेचर देखो 60 लिखा था, अभी टेम्परेचर में 10 डिग्री लिख दूं यहीं पे तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। मान लो टेम्परेचर 10 डिग्री होता, मान लो टेम्परेचर 10 डिग्री होता और लिखा होता CH3OH। अब लो टेम्परेचर है तो ये न्यूक्लियोफाइल बन के इस पे अटैच हो जाएगा, CH3CH CH3 और यहां लग जाएगा OCH3 आके अटैक कर दिया। क्लियर है? तो ये हमारा SN1 का प्रोडक्ट हो जाएगा और ये हमारा E1 प्रोडक्ट हो जाएगा। निकलेंगे दोनों हर टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे वो मेजर, लो टेम्परेचर पे ये मेजर होगा। मिटा दे। अच्छा चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लेते हैं जिसमें आपको एक नई चीज हमको बताने को मिले। नई बातें, बेसिक तो समझ में आ ही गया होगा। देखो मान लो मैं ये ले लूं, CH3 CH2 CH Br CH3, एरो के ऊपर लिख दिया गया मान लो CH3OH और टेम्परेचर ले लिया मान लो हमने 80 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि क्या होना है, एलिमिनेशन होना है। अच्छा अब क्या देखो होगा क्या, यहां से Br निकलेगा, H+ कहां से निकले, ये अल्फा कार्बन है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये बीटा, ये भी बीटा। अब H+ यहां से निकाले कि यहां से, इसमें ये कंफ्यूजन हो गया है ना, है कि नहीं। और देखो मैकेनिज्म देखते हैं भाई, यहां से भी H+ निकल सकता है, यहां से भी। और मैकेनिज्म देखते हैं, पहले यहां से निकला Br माइनस से निकलते ही CH3 CH2 CH CH3 प्लस। कैसा कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री। तो क्या 2 डिग्री कार्बोकेटाइन यहां पे रीअरेंज करना चाहेगा,
क्या यहां से हाइड्राइड शिफ्टिंग करके कुछ फायदा है? कोई फायदा नहीं। प्लस चार्ज यहां जाएगा तो भी 2 डिग्री रहेगा, यहां तो भी 2 डिग्री, तो नो रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट का कोई यहां सवाल ही नहीं पैदा होता। अब बात आई बेस के अटैक की, CH3OH अटैक किया इस पे, ठीक है, हीट किया। अब ये अल्फा कार्बन है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, तो हम एक काम करते हैं, यहां से भी H+ निकालते हैं, यहां से भी H+ निकालते हैं। हाई टेम्परेचर है तो एलिमिनेशन करेंगे, सिर्फ यहां से भी H+, यहां से, दोनों से निकालते हैं। चलो दोनों प्रोडक्ट बना के देखते हैं, लेट अस फॉर्म बोथ द प्रोडक्ट्स। चलो ये वाला H+ निकालो साइड से, तो CH3 CH2 CH, यहां से H+ निकलेगा, यहां बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, एक ऑप्शन ये है। और दूसरा ऑप्शन है CH3, यहां से H+ निकाल लें इस बीटा से, CH डबल बॉन्ड CH CH3। दोनों देखो अलग अलग प्रोडक्ट हो गए, इस बार एलिमिनेशन के अंदर भी 2 प्रोडक्ट हो गए। और पता है 2 नहीं 3 है, सर में 2 नहीं है 3 प्रोडक्ट है, अभी समझाएंगे, चलो धीमे धीमे समझेंगे ना। ये जो है ना, ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर देगा, ये तो नहीं कर सकता, ये तो कर सकता है सिस ट्रांस। चलो अब बात है वो मेजर की, ये मेजर, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा रूल पकड़ना होगा जो कि है सेटजिफ रूल। यहां लिख लीजिए सेटजिफ रूल, सेटजिफ रूल जो कहता है हमसे कि आप मोर स्टेबल एल्कीन बनाओ। क्या बनाओ? कि व्हेन स्मॉल बेस अटैक्स, जैसे यहां पे देखो बेस छोटा सा है CH3OH, देन मोर स्टेबल एल्कीन इज योर मेजर प्रोडक्ट। बोलोगे मोर स्टेबल क्या है? तो मैंने आपको शायद हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ाया था, जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। मोर स्टेबल एल्कीन मतलब मोर अल्फा हाइड्रोजन। और भी तरीके हैं यार, मतलब सिर्फ एक यही तरीका नहीं है मोर स्टेबल। अब स्टेबिलिटी चेक करने के तो बहुत से तरीके हैं ना, मतलब रेजोनेंस और अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, बहुत कुछ चेक करना होगा। तो एक लाइन में लिख, अब लिखने को किताब में लिख देता है कि मोर क्राउडेड, या किताब में लिख देता है मोर सब्स्टिट्यूटेड। इतनी किताबें हैं ना, मतलब इतनी बातें हैं, आपको सब एक ही साल में निपटानी है, तो सबका सार सब्स्टिट्यूटेड, सबका सार आपको मिलेगा फिजिक्स वाला पे। मोर सब्स्टिट्यूटेड तो बोलते हैं यार मोर स्टेबल। देखो सिंपल सी बात है, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल ये है, बहुत सिंपल सी बात। हाइपर कॉन्जुगेशन, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 इधर। अब बोलोगे वो अल्फा बीटा अलग, ये तो अलग कहानी है, हाइपर कॉन्जुगेशन पे चले गए। इसके पास 3 अल्फा इधर, 3 अल्फा इधर, 6 अल्फा हाइड्रोजन। और इसके बाद डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे सिर्फ 2, तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल। या मोर क्राउडेड देख लो, तो ये एल्कीन दोनों तरफ से ज्यादा क्राउडेड है, CH3 दोनों तरफ से है। या मोर सब्स्टिट्यूटेड देख लो, ये इधर से भी सब्स्टिट्यूटेड है, इधर से भी, ये सिर्फ एक तरह से सब्स्टिट्यूटेड है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर क्राउडेड, मोर अल्फा हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल। सो दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, करीब 80% ये बनता है, एंड दिस विल बी योर माइनर प्रोडक्ट, 20% ये बनता है। अब इसमें भी कहानी है कि ये जो एल्कीन है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, मतलब ये बनने के भी 2 तरीके हैं। देखो एक तो ऐसे बन सकता है CH3CH डबल बॉन्ड CH3H सिस, और एक ये बन सकता है C डबल बॉन्ड H CH3 ट्रांस। तो अब क्या करें? फॉलो करो सेटजिफ रूल। सेटजिफ रूल तो सिर्फ ये बोलता है कि अगर स्मॉल बेस अटैक कर रहा है तो मोर स्टेबल एल्कीन मेजर होगा। ये सब तो अंदर की बातें हैं, मोर स्टेबल कैसे निकालते हैं ये सेटजिफ नहीं बोल रहा। वो तो हम सोचते हैं कि स्टेबिलिटी निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले देखो कि एरोमेटिसिटी है कि नहीं, फिर देखो रेजोनेंस है कि नहीं, फिर देखो हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब वगैरह। अब स्टेबिलिटी चेक करने में ही अगर हम पूछें सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, तो आपको याद होगा ट्रांस इज मोर स्टेबल, हेंस दिस विल बी मेजर। क्यों मोर स्टेबल? क्योंकि सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो रिपल्शन कम होगा, यहाँ सेम साइड है तो रिपल्शन ज्यादा। सो अगर फाइनल आंसर आपको देना है व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट, तो होगा ये वाला ट्रांस ब्यूट 2 इन। चारों ऑप्शन दिए होंगे वहां, ब्यूट 1 इन, सिस ब्यूट 2 इन, ट्रांस ब्यूट 2 इन, और एक वो अपना सब्स्टिट्यूशन वाला ऑप्शन दे देगा कि 2 मिथॉक्सी, ये OCH3 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन, तो पूछेगा मेजर प्रोडक्ट, तो ट्रांस ब्यूट 2 इन। क्लियर है? व्हाट इज सेटजिफ रूल? फॉर्म द मोर स्टेबल एल्कीन। मोर स्टेबल जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो, जैसे हमने देखा डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन उनको अल्फा बोलते हैं, तो 3 3 6, यहाँ पे सिर्फ 2, जस्ट बगल वाले पे सिर्फ 2, ज्यादा क्राउडिंग है, ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है, फिर सिस ट्रांस है।
अच्छा एक चीज और है, जो लेस स्टेबल प्रोडक्ट होता है उसका भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। मान लो एग्जाम में पूछ लिया कि इसका हॉफमैन प्रोडक्ट बताइए, तो जो लीस्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, जो लीस्ट स्टेबल है, दैट इज हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं सेटजिफ प्रोडक्ट। इसको सेटजिफ प्रोडक्ट, तो दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, एक सेटजिफ प्रोडक्ट, एक हॉफमैन प्रोडक्ट। सेटजिफ प्रोडक्ट और हॉफमैन। हॉफमैन भी कभी कभी मेजर हो जाता है, बट आज उसकी बात नहीं करेंगे। यहां पे एक वर्ड है, उसको पकड़ लो, स्मॉल बेस लिखा है ना, जब तक स्मॉल बेस है तब तक सेटजिफ रूल। तो सेटजिफ रूल एक नई चीज, जैसे मार्कोनिक एविडेशन, एंटी मार्कोनिक, वैसे ही सेटजिफ पकड़ में आ गया। कब लगाना है सेटजिफ रूल? एलिमिनेशन रिएक्शन में, जब एल्कीन बनाते हैं। कैसा एल्कीन बनाएंगे? मोर स्टेबल एल्कीन बनाएंगे। कैसे चेक करोगे? हाइपर कॉन्जुगेशन से मोस्ट ऑफ द टाइम चेक हो जाएगा, कई बार रेजोनेंस वगैरह भी देखना पड़ेगा, इंडक्टिव इफेक्ट भी देखना पड़ेगा। मिटार दें, नोट कर लें, मिटार दें, मिटार दें, मिटार दें, मिटार दें। सेटजिफ रूल नोट किया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहानी में मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए थोड़ा सा खेल को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगला प्यारा सा सवाल ले लेते हैं हम। मान लीजिए हमको दे दे CH3 CH CH3 CH2Br, एरो के ऊपर लिख दिया H2O 60 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो वीक बेस है और हाई टेम्परेचर है। तो ये अल्फा और ये बीटा, तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। थोड़ा मैकेनिज्म भी देखो, कुछ चीज इंटरेस्टिंग शायद मिल जाए। पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप बाहर निकला Br-, मेरे पास बचा CH3 CH CH2 CH3 और यहां आ जाएगा प्लस। कैसा कार्बोकेटाइन है? 1 डिग्री है। अगर ये प्लस चार्ज किसी तरह से यहां आ जाए तो क्या ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है? अरे बड़ा लालच आया इसको कि यार ऐसा कर लिया जाओ, कार्बोकेटाइन को ये चीज की छूट मिली हुई है। तो यहां पे होगा रीअरेंजमेंट, सिर्फ कार्बोकेटाइन को छूट है, फ्री रेडिकल वगैरह को नहीं। क्या होगा? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट है कि नहीं? यहां से यहां से H माइनस उठ के इस पे चला जाएगा, तो क्या बनेगा? CH3CH माइनस गया। क्यों गया? क्योंकि ये 3 डिग्री बन सकता है। H माइनस निकलेगा तो इस पे क्या आएगा? प्लस, और H माइनस जाके इस पे जुड़ गया, CH3 ये हमने पढ़ा था शिफ्टिंग। यहां से मिथाइल भी शिफ्ट हो सकता था और H माइनस भी, पर जल्दी H माइनस शिफ्ट होता है, मैग्नेटिक एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, जल्दी भागना चाहता है। H माइनस निकल के इस पे लगा और इस पे प्लस आ गया। क्या बन गया? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन विच इज मोर स्टेबल। इसके बाद अगला स्टेप, बेस अटैक करेगा। क्या बेस है? H2O अटैक किया। ये क्या कराएगा? एलिमिनेशन। ये अल्फा कार्बन, अब ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, और सिमेट्रिकल है, कहीं से भी H प्लस निकालो एक ही बात आएगी। तो फाइनल आंसर विल बी CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3। बोलो हाँ कि ना? CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, कहीं पे भी लगा लो। आप बोलोगे सर अगर ये मैकेनिज्म ना भी पता होता तो भी मैं सही आंसर बताता, मैं यहां से Br निकालता, यहां से H प्लस निकालता, डबल बॉन्ड, आंसर तो भी सही आता सर। क्या आपने टाइम वेस्ट किया मेरा खाली पीली? यहां से मैं अल्फा से हेलोजन और बीटा से H प्लस निकालता, यही आंसर बनता। हाँ सही बनता, क्योंकि लकी थे आप, हमेशा सही नहीं बनेगा। अभी यहीं पे मैं टेम्परेचर लो कर दूं तो SN1 प्रोडक्ट आप गलत बना दोगे। अगर मान लो मैं यही बोलूं लो टेम्परेचर पे हो रहा है, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस पे H2O का अटैक है, तो आप तो भैया इस कार्बोकेटाइन पे H2O से निकलता है OH माइनस, OH माइनस आप इस पे लगा दोगे, खेल खत्म हो गया आपका। लो ये तो गलत बता दिया आप तो ये बता दोगे H2O से OH माइनस जाके लगा दोगे, जबकि एक्चुअल में तो यहां पे OH लगेगा। 3 डिग्री अल्कोहल आंसर होगा अगर लो टेम्परेचर है और SN1 सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो, सब्सटीट्यूट हो जाए, एक Br माइनस बाहर निकला और उसकी जगह OH माइनस अंदर गया, तो आप तो ये बताते विच इज रॉन्ग। यहां से बनता लो टेम्परेचर पे ये प्रोडक्ट CH3C CH3 CH3OH। इसलिए मैकेनिज्म जानना जरूरी है, रीअरेंजमेंट जरूरी है। और अगर आप कह रहे हो कि अभी नहीं मानते तो अगले क्वेश्चन में देखो आपको समझ में आ जाएगा क्या फायदा था। मिटा दें? अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी कहानी पे। मान लीजिए हमें ये दे देता है वो
अब बताइए व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, बताइए, खुद से ट्राई करिए, पॉज करके खुद से ट्राई करें। एक क्वेश्चन तो खुद से कर ले रे, तू एक करेगा भगवान तुझसे 4 क्वेश्चन और कराएगा। ना कोई पढ़ने वाला, ना कोई सीखने वाला, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। हो गया, देखो मैं चलता हूं, पहले स्टेप में निकलेगा Cl माइनस, या फिर बनेगा यहां पे कार्बोकेटाइन, बोले सही, इस कार्बन पे प्लस चार्ज। ये कार्बोकेटाइन कैसा है 1 डिग्री, बगल में कैसा बन सकता है, आय हाय 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 3 डिग्री। क्या करेगा ये करेगा रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट। यहां पे देखो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा कि नहीं, इस कार्बन के पास 1 2 3 कार्बन है तो एक हाइड्रोजन तो होगा ही। सो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 मतलब बगल बगल में। यहां से H माइनस इस पे गया, यहां से H माइनस उड़ के इस पे गया, और यहां पे आ गया प्लस। कैसा बन गया कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब इस पे अटैक करेगा बेस CH3OH, एलिमिनेशन कराएगा ये अल्फा। अरे यार यहां तक आया कि नहीं, क्या बोला Cl माइनस निकला, ये कार्बोकेटाइन बना 1 डिग्री, इसके बगल वाला कार्बन कैसा है 3 डिग्री, तो यहां से H माइनस उड़कर इस पर गया, H माइनस उड़कर इस पे गया तो इस पे प्लस आ गया। अब ये अल्फा है, बीटा से हाइड्रोजन निकलना है, तो बीटा ये भी है, बीटा ये भी है, बीटा ये भी है, ये दोनों तो सिमेट्रिकल है, तो 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। हो सकता हो यहां से निकले H प्लस तो ये डबल बॉन्ड बनेगा, और अगर यहां से निकला H प्लस तो ये प्रोडक्ट बनेगा, यहां से H प्लस अल्फा बीटा ना, और यहां से निकला तो सेम कहानी हो, तो इधर बनाओ, यहां बनाओ, यहां बनाओ डबल बॉन्ड से। अब इन दोनों में से मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, सोचे 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 सोचे। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन जरा देखो, इस तरफ CH2, इस तरफ CH3, इस तरफ CH2, बहुत है यार इसके पास, 2 3 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन। और इसकी बात करें, इस तरफ CH2, इस तरफ CH2, और इसके इस तरफ तो कुछ है ही नहीं, 2 2 4 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये जीत जाएगा, दिस विल बी योर मेजर। मोर सब्स्टिट्यूटेड भी है, मोर क्राउडेड भी है, हर तरफ से भीड़ ज्यादा है, सब्स्टिट्यूशन भी ज्यादा है, तो दैट विल बी मेजर एंड दिस विल बी माइनर। पूरा मैकेनिज्म आपने समझा, उसके बाद आंसर दिया। अब यहां मान लो कार्बोकेटाइन शिफ्टिंग नहीं करते तो आप ये आंसर दे देते भाई, Cl माइनस निकालते प्लस बनाते, यहां से आप ये देखो, आप बोलते ये अल्फा ये बीटा और ये बॉन्ड बना के आप गलत आंसर दे आते, एक्चुअल आंसर इज दैट नेचर। क्लियर है, क्लियर है, मिटा दें, ओके। चलिए और करना है इसका प्रैक्टिस, समझ में आ गया। अभी लो टेम्परेचर होता तो आप क्या करते, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा देते, और हाई टेम्परेचर है तो एलिमिनेशन। बाकी सब सेम है। SN1 में न्यूक्लियोफाइल कैसा वीक, SN1 का सॉल्वेंट कैसा पोलर प्रोटिक, SN1 में लिविंग ग्रुप जितना अच्छा उतना ज्यादा SN1, सब कहानी बाकी से में, सिर्फ टेम्परेचर पे आके कहानी गड़बड़ाती है, और होते दोनों हमेशा है। एक और कर लेते हैं, मान लो अपने को ये दे दिया, इसमें दोनों करो, चलो दोनों प्रोडक्ट बताओ इसके, ये कौन सा बन रहा है E1 प्रोडक्ट, ये कौन सा बन रहा है SN1 प्रोडक्ट, दोनों बताइए। वाटर में वैसे H2O के एग्जांपल में E1 प्रोडक्ट ज्यादा बनता है ना, सॉरी SN1 प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। वाटर इज अ बेटर, देखो SN1 क्या चाहता है न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो वाटर की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है, E1 चाहता है बेसिसिटी, बेसिक कैरेक्टर। इवन H2O का बेसिक कैरेक्टर थोड़ा कम होता है, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा, और अल्कोहल का उल्टी कहानी होती है। अब बट जब टेम्परेचर लिख के फोर्सफुली बोल रहा है तो कर दो, ठीक है। जैसे आपसे पूछ ले वाटर और अल्कोहल में से कौन SN1 देगा, कौन एलिमिनेशन, लिख लो वाटर और अल्कोहल में से कौन SN1 कौन E1, तो वाटर जो होता है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है, क्या देना चाहेगा SN1, और अल्कोहल बेटर बेस, क्या देना चाहेगा एलिमिनेशन। अब जब फोर्स करके टेम्परेचर ही लिख दिया है तो कुछ नहीं कर सकते। 10 डिग्री मतलब SN1, चलो दोनों करके दिखाओ, पॉज करके खुद से। आखिरी क्वेश्चन ले रहे हैं, इसके बाद अपन चलते हैं अल्कोहल पे, अल्काइल हाइड के बहुत केस हो गए। बताओ बताओ भाई, किया जाए मैकेनिज्म के साथ किया जाए। चलो पहले स्टेप में यहां से क्या निकलेगा, Br माइनस निकलेगा, कुटुक 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 कुडू टुक 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 टू, ये बनेगा प्लस कैसा कार्बोकेटाइन है 2 डिग्री। कोई फायदा हो सकता है यहाँ आके, अगर कार्बोकेटाइन यहाँ आ जाए बिल्कुल फायदा होगा, 3 डिग्री बन सकता है, देखो ना देखो ना, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री था, तो यहाँ से हाइड्रोजन होगा इस पे, इस कार्बन पे,
एक कार्बन इधर लगा है CH3, इधर लगा है CH3 और एक हाइड्रोजन तो हो गई। तो ये H माइनस शिफ्ट होकर यहां चला जाएगा, यहां प्लस चार्ज आ जाएगा, तो होगा रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब हाइड्रोजन नहीं होता इसके पास, तीसरा भी CH3 होता तो CH3 की शिफ्टिंग करते। खैर H माइनस इधर गया, शिफ्टिंग हुई, यहां पे H माइनस पहुंच गया, यहां पे आ जाएगा प्लस चार्ज। कैसा कार्बोकेटायन बन गया? 3 डिग्री मोर स्टेबल। अब मोर स्टेबल में आप दोनों कंडीशन लगा दो। पहला देख लेते हैं E1 की कंडीशन, H2O एट 60 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखो ये अल्फा हो गया, इसके रिस्पेक्ट में ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये दोनों तो सिमेट्रिकल है। तो या तो यहां से H प्लस निकाल के यहां डबल बॉन्ड, यहां निकाल के यहां। तो देखो क्या क्या बन सकता है। E1 प्रोडक्ट बनाते हैं, E1 प्रोडक्ट बनाया जाए। यहां डबल बॉन्ड लगा दे, एक तो ये बनेगा और एक यहां डबल बॉन्ड लगा दे। अच्छा, किसी में सिस ट्रांस का चांस नहीं है, यहां सिस ट्रांस होगा क्या? नहीं, देखो इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, तो ऐसी चीज तो सिस ट्रांस ही दिखा सकता है। दोनों में से मेजर कौन होगा? ये होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड, 9 अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 6 3 9, और ये माइनर। तो ये E1 की कहानी हो गई। अब SN1 की बात करें, H2O क्या सप्लाई करेगा? OH माइनस आके यहां पे लग जाएगा। अच्छा, SN1 में वो भी होता है स्टीरियो केमिस्ट्री, है ना, ऊपर से अटैक और पीछे से अटैक, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखा पाएंगे हम। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के 2 ग्रुप सेम है, कायरल कार्बन नहीं OH। तो ये E1 प्रोडक्ट हो गया, वो अपना ये E1 हो गया, ये अपना SN1। समझ में आ रहा है? अल्फा बीटा बीटा बीटा, तो या तो यहां से H निकाल के डबल बॉन्ड, यहां निकाल के, वो मेजर हुआ। क्लियर है? मिटा दिया जाए इतना, यहां पे इसको रोक दिया जाए। अच्छा, ये जो पूरा चल रहा था एल्काइल हैलाइड का, एक चीज और समझा दें, क्या क्या निकल रहा था? क्या क्या निकल रहा था? अल्फा से निकल रहा था हेलोजन और बीटा से निकल रहा था हाइड्रोजन। यानी रिमूवल किसका है? हेलोजन का और हाइड्रोजन का। तो इसको हम बोलते हैं डी। डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। ये जो पूरा पढ़ा इस प्रोसेस को बोलते हैं डीहाइड्रो, हेडिंग लगाएंगे, ई टू एलिमिनेशन, ई टू एलिमिनेशन। टू का मतलब है बाईमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा? बाईमॉलिक्यूलर। देखते हैं अभी ऐसा नाम क्यों है, क्या है, कैसे है। अच्छा, आपको एलिमिनेशन रिएक्शन याद है? भूल तो नहीं गए? एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता था? एक बड़े से कंपाउंड में से कोई छोटी सी चीज बाहर निकल के जाती थी। जैसे मैं यहां पे एक एल्काइल हैलाइड ले रहा हूं, RCHX CH2H, ऐसे लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। यहां से मान लो हमने इसके ऊपर एक रिएजेंट लगाया, कुछ लगाया। जैसे यहां पे हम रिएजेंट जो लेते हैं बच्चों, वो स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। E1 में हम लेते थे वीक बेस, यहां पे लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस के आने से या कुछ भी रिएजेंट लगाने से हुआ क्या कि यहां से H निकल गया और यहां से X निकल गया। क्या निकल गया? H और X निकल गया। H और X, H और X के निकलते ही क्या यहां पे एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये होता था एलिमिनेशन रिएक्शन। E1 रिएक्शन क्या था, जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था? E1 एलिमिनेशन क्या था कि पहले इसमें से X माइनस निकलेगा, X माइनस के निकलने पे ये बनेगा RCH2H प्लस, यानी कार्बोकेटायन। और यही स्टेप इसका मेन स्टेप था, इसका स्लो स्टेप था। इसके बाद अगले स्टेप में यहां पे एक बेस आता था। कैसा बेस? वीक बेस, जो यहां से H प्लस लेके जाता था, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां देता था और H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल गया। क्या बाहर निकल गया? H प्लस। पहले क्या निकला? X माइनस कार्बोकेटायन, फिर निकलता था H प्लस और बनता था RCH डबल बॉन्ड CH2। ये था E1 एलिमिनेशन, जिसमें पहले X माइनस निकला, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ, रीअरेंजमेंट हो सकता है तो वो होगा। उसके बाद एक वीक बेस आया जिसने H प्लस निकाला, तब एल्कीन बढ़ा। E2 में ये सब नहीं है। E2 में H और X दोनों साथ में निकल गए।
E1 समझ में आ गया, E1 याद आ गया, बहुत बढ़िया। E2 में ऐसा नहीं है, E2 में X और H बोथ लीव्स इन सिंगल स्टेप, कोई कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। देखो E2 में देखो क्या होगा, E2 का मैकेनिज्म समझो क्या होगा, E2 का मैकेनिज्म समझो, E2 का मैकेनिज्म समझे। मान लीजिए मेरे पास है RCH2, यहां पे लगा लिया X, यहां पे लगा लिया H, अटैक करने को आया कोई स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, बेस को क्या चाहिए जीवन में, ऐसे लिख लूं, बेस है ना, इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेस को क्या चाहिए, बेस को चाहिए H+, एसिड का H+। पहले हमने वीक बेस लिया था E1 में, तो E1 वाला बेस इंतजार करता था कि चलो X- निकल जाए तब हम अटैक मारें, क्योंकि भाई बेस जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल भी तो होता है, बेस न्यूक्लियोफाइल भी तो होता है। तो E1 में क्या होता था कि वीक बेस था, तो वो इंतजार करता था कि यहां से X- पहले बाहर निकले, क्योंकि X भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल। भाई X हैलोजन है, यहां पे हमने एल्काइल हैलाइड लिया, X हैलोजन है, वो भी न्यूक्लियोफाइल। तो वीक बेस तो इंतजार करता था कि पहले भैया ये चले जाए तब हम घर में अटैक करें। अरे है कि नहीं, उसको डर लगता था ना इससे कि यहां पे बैठा हुआ है मोटा ता जैसा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये किसी से नहीं डरता, हमको H+ चाहिए तो चाहिए। वीक बेस इंतजार करता था कि ये निकल जाए, कार्बोकेटायन बन जाए, तब चल के हम H+ खींचें। स्ट्रॉन्ग बेस को इंतजार नहीं, सीधा आएगा H+ खींचने। अब देखो इसमें खास बात क्या होगी कि स्ट्रॉन्ग बेस इस तरफ से अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरफ न्यूक्लियोफाइल है, रिपल्शन तो होगा ही ना, कि चलो ठीक है, चोरी भी इंसान करता है तो एकदम मुंह पे थोड़ी ना करता है, थोड़ा सा तो मतलब फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। तो वो हाइड्रोजन को ऐसे ना बना के हम ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो स्ट्रॉन्ग बेस यहां से H+ चुराने आया, तो देखो क्या होगा, RCH2, और ये आया स्ट्रॉन्ग बेस H+ को चुराने, ठीक है। अब यहां से वो कह रहा है H से कि तुम चलो हमारे साथ, चलो। तो H कह रहा है भैया ये इलेक्ट्रॉन तो हम दे दें, कह रहा है हाँ दे दो। जब H यहां पे इलेक्ट्रॉन देगा तो इस कार्बन को बड़ा दिक्कत, कहेगा भाई हमारे पास एक वैलेंसी यहां, एक यहां, एक यहां, एक तुम दे रहे हो, एक नीचे, 5 वैलेंसी हो जाएगी। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां देना चाहेगा, यानी यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है। H+ कह रहा है हम जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रखो अपना। तो इस कार्बन ने कहा भैया 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, और यहां हैलोजन भी। तो कार्बन भी कहेगा कि भाई वहां से हमको इलेक्ट्रॉन मिल गया है, हैलोजन जी बाय बाय, तुम निकलो बाहर अपना इलेक्ट्रॉन लेके। मतलब ये बॉन्ड धीमे धीमे ब्रेक होने लगेगा, ये बॉन्ड धीमे धीमे बनने लगेगा, और ये बॉन्ड भी धीमे धीमे ब्रेक होने लगेगा, और ये बॉन्ड धीमे धीमे बनने लगेगा। बोलो आ रहा है। इस टाइप की कुछ बीच में इंटरमीडिएट है, कार्बोकेटायन नहीं है। उसी स्टेप में H+ बाहर निकलना चाहता है तो ये बॉन्ड वीक हुआ, H+ इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट करेगा तो यहां पार्शियल डबल बॉन्ड आया। जब इसके पास ये इलेक्ट्रॉन आएगा, ये हैलोजन से कहेगा चलो तुम बाहर निकलो, तो ये डबल बॉन्ड भी, ये सिंगल बॉन्ड भी हमने डॉट से दिखा दिया कि टूट रहा है। इसको हम बोलते हैं TS बोले तो ट्रांजिशन स्टेट। बोला समझ में आया कि नहीं? अरे प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाई पड़ रहा है यहां पे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इस स्टेट को हम बेबी एल्कीन स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेबी एल्कीन। एल्कीन बनने वाला है क्योंकि अगले स्टेप में यहां से H+ निकल जाएगा, यहां से X- और एल्कीन बन जाएगा। अच्छा खास बात ये इसमें याद रखना कि E2 एलिमिनेशन में जो बेस है वो न्यूक्लियोफाइल के अपोजिट डायरेक्शन से आके अटैक मारता है इधर से, और यहां से H+ निकालता है, मतलब एंटाई पोजीशन से। तो इसको हम एंटाई एलिमिनेशन भी बोलते हैं, है कि नहीं? है ना, यहां नहीं आ सकता, फिर भी थोड़ी शर्म है उसको, क्या इधर से, तो एंटाई एलिमिनेशन भी बोलते हैं। देखो इस कार्बन के पास थोड़ा सा पार्शियल sp2 कैरेक्टर आ जाएगा, है कि नहीं, डबल बॉन्ड बन रहा है, इसके पास भी थोड़ा सा sp2 कैरेक्टर आ जाएगा, इसलिए हमने बोला बेबी एल्कीन जैसी कुछ कहानी है। भाई जितना स्टेबल एल्कीन बन रहा होगा उतना स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट हो रहा होगा, उतना ज्यादा कोई कंपाउंड E2 एलिमिनेशन करना। अब मान लो रेट पूछ लिया कि इसमें से सबसे ज्यादा E2 एलिमिनेशन कौन करता है रे, यहां कार्बोकेटायन तो बनना नहीं। E1 में तो हम देखते थे कहां स्टेबल, यहां कार्बोकेटायन। तो यहां हम देखेंगे कौन ज्यादा अच्छा ट्रांजिशन स्टेट दे रहा है, कौन ज्यादा अच्छा एल्कीन, अच्छा मतलब स्टेबल,
सुंदर थोड़ी ना, स्टेबल एल्कीन दे रहा है वो ज्यादा E2 देगा। अच्छा स्टेप टू क्या, एक ही स्टेप है, बीच में ट्रांजिशन स्टेट दिखा दिया मैंने सजा के, एक ही स्टेप है। अब क्या होगा, यहां से H प्लस निकल गया बेस के साथ BHB, और यहां से X माइनस भी निकल गया, दोनों के निकलने के बाद यहां हमको मिल गया एल्कीन, फाइनल प्रोडक्ट इज एल्कीन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में आप देख ही रहे हो कि एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, पिछले लेक्चर में भी आपने देखा, तो एल्कीन बनाने का ये भी एक तरीका, बोलो सही है। अच्छा अब इस रिएक्शन के बारे में थोड़ी चर्चाएं कर लेंगे कि भैया इसका इंटरमीडिएट क्या है, किस में रेट ज्यादा होगा, कैसा सॉल्वेंट यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस क्यों ले रहे हैं, किस तरह का स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, टेम्परेचर क्या होगा, हाँ ये सारी चर्चा ये करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना, सिंगल स्टेप है ये, एक ही स्टेप है पूरा, ट्रांजिशन स्टेट आया ये बन गया, कोई कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं है, H और X दोनों साथ में लीव किया तो बोला E2 एलिमिनेशन। चलिए ऊपर मिटा दूं मैं, लिखूं पॉइंट्स लिखूं, ओके। चलिए अब इसके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं E2 एलिमिनेशन के एक के बाद एक। सबसे पहला पॉइंट कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, E1 अपना 2 स्टेप था, पहले कार्बोकेटाइन बना फिर H प्लस, दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, देयर इज नो कार्बोकेटाइन, याद रखेंगे कोई कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं है। जब कार्बोकेटाइन नहीं है तो रीअरेंजमेंट का कोई सवाल ही नहीं होता, देयर इज नो रीअरेंजमेंट। बहुत सिंपल सी कहानी है, अल्फा कार्बन पे हैलोजन है, बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन करना है। बीटा हाइड्रोजन ये रहा, बीटा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन सब निकल गए। सेकेंड पॉइंट, कोई कार्बोकेटाइन नहीं, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, ला 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 ला। फिर क्या बन रहा है यहां पे, ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा पहले ये बात कर लेते हैं कि इसका नाम ये कर लो पहले बात, E2 एलिमिनेशन नाम क्यों है? एलिमिनेशन तो दिख रहा है, E2 क्यों है? क्योंकि हम बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर है। जरा ध्यान से देखो, इस रिएक्शन में एक ही स्टेप है, सिंगल स्टेप है, उस स्टेप में दोनों मॉलिक्यूल का इंपॉर्टेंस है, इसका और इसका। भाई यही इसकी RDS है, यही इसकी स्लो स्टेप है, एक ही स्टेप है, मतलब इसके कंसेंट्रेशन से भी रेट ऑफ रिएक्शन को फर्क पड़ेगा, इसके कंसेंट्रेशन, दोनों से पड़ेगा। यानी जो हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज प्रोपोर्शनल ऑफ एज वेल एज द कंसेंट्रेशन ऑफ बेस। आया कि नहीं आया भाई? एल्काइल हैलाइड और बेस दोनों के कंसेंट्रेशन पे ये डिपेंड करता है, नहीं आया? अगर बेस की कंसेंट्रेशन को हम डबल करेंगे तो इस रिएक्शन का रेट डबल हो जाएगा, बेस की कंसेंट्रेशन को ट्रिपल करेंगे रिएक्शन का रेट ट्रिपल हो जाएगा, इसके कंसेंट्रेशन को डबल करेंगे रिएक्शन का रेट डबल हो जाएगा, इसको ट्रिपल करेंगे रिएक्शन का रेट ट्रिपल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की पावर 1 दोनों को एक साथ डबल कर दो, रिएक्शन का रेट 4 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना इससे 2 गुना इससे 4 गुना, मतलब दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए बोला बाई मॉलिक्यूलर। बाई मॉलिक्यूलर, इसका अगर हम ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 + 1 2, तो इसलिए भी बाई मॉलिक्यूलर बोल सकते हो, ऑर्डर 2 होगा 1 + 1। क्लियर है? इसीलिए बोलते हैं इसको E2। E1 में क्या था? E1 में स्लो स्टेप में सिर्फ हैलोजन निकल रहा था, बेस नहीं आ रहा था, सिर्फ हैलोजन, यानी E1 में रेट सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा था, पहला स्टेप RDS था। E2 में दोनों चीज पे डिपेंड करता है, मतलब बेस का भी रोल है, E1 में बेस का कोई खास रोल नहीं था, यहां बेस पे डिपेंड करेगी कहानी। लिख लिया? लिख लिया? तीसरे पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि कैसा बेस लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस। मिटा दें इसको, मिटा दें, ओके। बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। पॉइंट नंबर 3 इज स्ट्रॉन्ग बेस। तो भाई साहब स्ट्रॉन्ग बेस हमने इसलिए लिया है ताकि वो हैलोजन के निकलने का वेट ना करे, सीधा जाके खुद ही H+ खींच ले। अगर वेट करता तो कार्बोकेटाइन, वीक बेस से E1, स्ट्रॉन्ग बेस से E2। अब स्ट्रॉन्ग बेस में हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, क्यों लिया समझ में आया ना, ताकि X- के निकलने का वेट ना करे। ठीक है, इंतहा हो गई इंतजार की। सबसे ज्यादा अल्कोहलिक KOH और अल्कोहलिक NaOH ये तो मिलेंगे आपको बहुत ज्यादा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखो, जहां भी ये दिख जाए
समझ जाओ E2 एलिमिनेशन हो रहा है पूरे आपके सिलेबस में 11th में 12th में, जहां पे भी ये दोनों कंपाउंड, ये दोनों आपको रिएजेंट दिखें, समझ जाना है कि क्या हो रहा है। E2 एलिमिनेशन। समझ गया मैं तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया, ओ मेरे राजा वादा तो निभाया। द लास्ट वन इज सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। देखो ये ब्यूटेनॉल है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसी का हमने सोडियम सॉल्ट ले लिया, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है बट एक स्पेसिफिक जगह पे इस्तेमाल होता है, भी दिखाएंगे कहाँ पे, बट स्ट्रॉन्ग में याद रखेंगे। ये भी स्ट्रॉन्ग में, ये भी स्ट्रॉन्ग में। और अपना जो एल्कोक्साइड होता है वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अगर आपको ये दिख जाए RO माइनस, देन दीज आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इसको नहीं बोलने का है। RO माइनस जैसे CH3O माइनस, जैसे C2H5O माइनस, ये सारे बेसिस भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर आप याद करो E1 एलिमिनेशन को, आंख बंद करके याद करो, हे E1 एलिमिनेशन, तो वहां पे आपको याद आएगा कि जो बेसिस यूज हो रहे थे दैट वर वीक बेस, मिथेनॉल, इथेनॉल, वाटर, आई रिपीट, मिथेनॉल, इथेनॉल, वाटर, और यहाँ पे एल्कोक्साइड आ रहे हैं, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH, यानी स्ट्रॉन्ग बेसिस का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो X माइनस का निकलने का वेट ना करे, सीधा जाके H प्लस से जुड़ जाए, पर एन टाइम में जुड़ेगा और उसको निकालने की कोशिश करेगा। वीक होता तो वेट करता कि ये निकला कार्बोकेटाइन। तो स्ट्रॉन्ग बेस दिखे एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH, समझ जाओ E2 एलिमिनेशन होने वाला है। एल्कोक्साइड भी दिख सकते हैं, क्लियर है। RO माइनस, CH3O माइनस, C2H5O माइनस, अब इसमें ब्यूटॉक्साइड बन सकता है, इसमें आइसोप्रोपोक्साइड बन सकता है। मिला दे, ओके। तो ये तो हो गई बात बेस की। फिर बात करते हैं ट्रांजिशन स्टेट की, थोड़ी सी बात करते हैं ट्रांजिशन स्टेट की। कार्बोकेटाइन तो बन नहीं रहा है, तो पर कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट। तो बच्चों इसका ट्रांजिशन स्टेट है क्या, इसका ट्रांजिशन स्टेट है एक बेबी एल्कीन, एक बेबी एल्कीन। ठीक है, अब जितना स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगा, जितना स्टेबल वो बेबी एल्कीन बन रहा होगा, उतना ज्यादा रेट ऑफ E2 होगा। यानी ये जितना ज्यादा स्टेबल होंगी ये दोनों चीजें, उतना ज्यादा रेट ऑफ E2 रिएक्शन हमको मिलेगा। अच्छा, ये नहीं कह रहे कि रेट ऑफ E2 ज्यादा तो रेट ऑफ E1 कम। हमेशा ये मत क्या करो कि E2 का रेट ज्यादा तो E1 कम, जरूर थोड़ी ना है, ऐसा जरूरी नहीं। कई बार SN1 SN2 में भी होता है कि दोनों का रेट एक साथ ज्यादा होता है। तो जितना ज्यादा बेबी एल्कीन स्टेबल, जितना ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल, उतना ज्यादा रेट ऑफ E2। अच्छा, एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करना आपको याद है? अगर आपको याद हो तो जितना ज्यादा क्राउडेड एल्कीन होता था, ये जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना हमने सेटजिफ रूल में, वो उतना ज्यादा स्टेबल होता था, है ना। मान लो यहां से 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले ले हम, CH3C, CH3 और यहां पे मान लो हेलोजन ले लिया Br, और 2 डिग्री ले लें CH3CH Br, और 1 डिग्री ले लें CH3CH2Br। तो कौन सबसे ज्यादा E2 रिएक्शन शो करना चाहेगा? सिंपल सवाल है। E1 का तो रेट याद होगा आपको, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। यहां क्या होगा, यहां पे भी सेम होगा। अरे यार, जब यहां से निकलेगा तो सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन यही तो बनाएगा, सेकंड नंबर पे सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ये बनाएगा, थर्ड नंबर पे ये बनाएगा। देखो ना, यहां से Br निकलेगा, यहां से H निकलेगा, डबल बॉन्ड बनेगा इसे, यानी 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। फिर इस वाले में देखो कि यहां से निकलेगा डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूटेड, यहां से निकलेगा ये डबल बॉन्ड, कोई सब्स्टिट्यूशन ही नहीं है इसमें। तो नहीं समझ रहे भाई, सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूट यहां से H निकला, यहां से Br निकला, है कि नहीं? H और Br निकाल दो, फिर सोचो दिमाग में डबल बॉन्ड, तो ये देखो सब्स्टिट्यूशन काफी दिख रहा है कि नहीं? यहां से Br और H निकाला, सिर्फ ये सब्स्टिट्यूशन, यहां से Br और H निकालोगे कोई सब्स्टिट्यूशन ही नहीं। तो सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, यानी E2 का रेट E1 जैसा है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ओए होए होए, ये कुछ नई कहानी हुई। SN1 SN2 में ऐसा नहीं हो रहा था। SN1 का ऑर्डर था 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, और SN2 का ऑर्डर था 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। बट E1 E2 का सेम है, सिर्फ SN2, बहुत बढ़िया, मार्कर नहीं गिरता तो लेक्चर सुंदर नहीं बनता। सिर्फ SN2
में 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री होता है। बाकी SN1, E1, E2 सब में 3, 2, 1। कहीं लिख लो, SN1 हो, E1 हो, E2 हो, सब में कहानी है 3, 2, 1 की। रटने वाला ऐसा थोड़ी ना है कि यार इसमें 3, 2, 1 हुआ तो इसमें 1, 2, 3, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो दिख रहा है वो है ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल तब होगी जब बेबी एल्कीन मोर क्राउडेड हो। मोर क्राउडेड कब होगा? इसमें ज्यादा क्राउडेड हो, इसमें कम, इसमें कम। ट्रांजिशन स्टेट में है क्या? एक एल्कीन है, जितना ज्यादा ये स्टेबल उतना ज्यादा ये रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। ये स्टेबल तब होगा जब जितनी ज्यादा क्राउडिंग होती है, हमने देखा है एल्कीन में। सिर्फ और सिर्फ SN2 रिएक्शन में हमने देखा है 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। याद रखेंगे, E1, E2 दोनों के लिए 3, 2, 1। मिटा दें, इसको मिटा दें। चलो, तो ये भी बात समझ में आ गई। उसके बाद हमने देखा जो एडिशन हो रहा है, सॉरी एलिमिनेशन हो रहा है, वो एंटी एलिमिनेशन है। ठीक है, एंटी एलिमिनेशन को अपन थोड़ी देर बाद समझेंगे। ठीक है, एंटी एलिमिनेशन को बस लिख लो, 5वां पॉइंट एंटी एलिमिनेशन, और आगे डैश लगा लो। थोड़ी देर बाद एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम अपने दिल में उतारेंगे। एंटी एलिमिनेशन को थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद, टू बी कंटिन्यू। ठीक है, कुछ देर बाद एग्जाम्पल ले लेंगे, उससे इसको दिल में उतारेंगे। छठे नंबर में जो बात आती है वो होती है कि सॉल्वेंट कैसा लेंगे यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ का जो सॉल्वेंट होता है वो होता है पोलर एप्रोटिक, प्रोपर्टिक नहीं, एप्रोटिक। अरे जब भी कोई लड़की देखे मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले। पोलर एप्रोटिक, देखो पोलर एप्रोटिक, पोलर होने से क्या होगा? पोलर होने से C और X वाला बॉन्ड टूटेगा। भाई जब सॉल्वेंट को तो पोलर होगा तभी तो दूसरे को तोड़ेगा। पोलर होना मतलब उसके पास डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू होगी। डाइलेक्ट्रिक वो होता है जो बॉन्ड तोड़ता है, चार्जेस तोड़ता है, सब पढ़ा दिया E1 में। एप्रोटिक क्या होता है? एप्रोटिक जिसके पास H+ ना हो। अब उससे क्या फायदा होगा? अगर ये प्रोटिक होता, इफ प्रोटिक, तो भैया ये बेस को पकड़ लेता, ये B- को सॉल्वेट कर लेता पहले ही, और जाने ही ना देता H+ को खींचने। E1 में यही तो होता है, ये प्रोटिक रहता है, B- को पकड़ा रहता है, ऊपर से X- को भी पकड़ लेता है निकाल के। शुरू में B- को पकड़ लेता है, अटैक नहीं करने देता। जब X- निकलता है तब B- जाता है। तो पोलर एप्रोटिक, एप्रोटिक से क्या हुआ कि एप्रोटिक से ये B- को सॉल्वेट करके रखा रहता है। अरे अगर प्रोटिक होता तो क्या करता? B- को सॉल्वेट करके रखा रहता। अभी ये एप्रोटिक है, सो बेस इज फ्री टू अटैक। तो अपना यहां पे सॉल्वेंट कैसा होगा? पोलर एप्रोटिक। प्रोटिक होता तो B- को सॉल्व कर लेता, तो फिर ये अटैक नहीं कर पाता। एप्रोटिक है तो इसको जाने देगा, प्रोटॉन है नहीं, जाओ अटैक करो, जा लेके आओ। ठीक है, सॉल्वेंट भी क्लियर हो गया। और क्या बात कर ले? लीविंग ग्रुप की बात कर ले। लीविंग ग्रुप की क्या कहानी रहेगी? सेम कहानी रहेगी। लीविंग ग्रुप की एबिलिटी जितनी अच्छी, रेट ऑफ E2 उतना अच्छा। पता है लीविंग ग्रुप के लिए चारों का सेम है, SN1, SN2, E1, E2। जितना अच्छा लीविंग ग्रुप एबिलिटी उतनी ज्यादा रेट ऑफ SN1, SN2 या E1 या E2। भाई लीविंग ग्रुप जितनी इजिली बाहर जाएगा उतनी तेज ये रिएक्शन होगा। क्लियर है? लिविंग ग्रुप की एबिलिटी आपको याद है, I- की ज्यादा, Br- Cl- पढ़ा रखा है सब। आगे बढ़े, मिटा दें। चलिए, इतनी बात थी मैकेनिज्म में। अब करते हैं इसके सवाल और सारी बातें समझते हैं। ये थोड़ा सा आसान है एज कंपेयर टू E1, क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन नहीं है, कोई रीअरेंजमेंट शिफ्टिंग वगैरह नहीं है। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स भी थोड़े कम बनेंगे। जैसे क्वेश्चन सबसे पहला मान लो अपने कोई दे दिया, एरो के ऊपर लिख दिया एल्कोहलिक KOH। टेम्परेचर आपको पता है ज्यादा होता है तो हीट कर दिया। जितने भी अपने एलिमिनेशन रिएक्शन है, E1 हो या E2, दोनों में टेम्परेचर हाई, बोथ आर एंडोथर्मिक। ठीक है, चाहे E1 हो चाहे E2, E2 इज ऑल्सो एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक से मतलब इसका डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का रेट कब ज्यादा होता है? जब आप टेम्परेचर को बढ़ा दो, हाई टेम्परेचर पे, है ना? पढ़ा है कि नहीं? तो यहां पे भी टेम्परेचर हाई, E1 में भी हाई टेम्परेचर, ये भी एंडोथर्मिक है। E1 पढ़ रखा है, बहुत बढ़िया। तो क्या बात हो रही थी? अल्कोहलिक KOH लगाया, हीट कर दिया, क्या होगा? टिंग डिंग 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 डिंग, खत्म। बहुत सिंपल है। अल्फा पे ये है, बीटा पे हाइड्रोजन है, यहां से हाइड्रोजन निकालो, बना दो। क्या ट्रांजिशन स्टेट बताओगे? यही है ना, और कुछ होना ही नहीं है। सेकंड देखो, ये आसान है ना, इसमें कुछ कार्बोकेटायन बहुत इजी है। मान लो लिख दिया अल्कोहलिक KOH, साथ में लिख दिया हीट, एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट। हम समझ गए अल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग बेस,
स्ट्रॉन्ग बेस प्लस हीट, स्ट्रॉन्ग बेस से आया E2, हीट से भी आया E2, यहाँ से Br। अब ये देखो अल्फा ये है, बीटा इधर भी है, इधर भी है, हाइड्रोजन यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी। तो क्या करोगे, दोनों से निकालोगे, एक बार ये बना दोगे, एक बार ये बना दोगे, बोलो सही है, एक बार इधर से हाइड्रोजन, एक बार इधर से। अच्छा, इन दोनों में से मेजर कौन सा होगा, आपको याद होगा कि ये वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मेजर, और ये वाला माइनर। रीजन बोलो, ये ज़्यादा अच्छा एल्कीन है, ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है, क्योंकि ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। तो इसको हम याद है क्या बोलते थे, सेटजिफ प्रोडक्ट, सेटजिफ रूल पढ़ाया आपको पिछले लेक्चर में, और इसको बोलते थे हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट। ये बेचारा चिट्टू सा बनेगा, कम सा बनेगा क्यों, क्योंकि ये उतना स्टेबल नहीं है और ये ज्यादा स्टेबल है। डबल बॉन्ड जितना बीच में आता है ना, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा डबल बॉन्ड के इधर उधर ग्रुप्स लगे हों कार्बन के, उतनी स्टेबिलिटी है ना। अल्फा हाइड्रोजन तेरे भी पढ़ाया था। अच्छा, अगर तुमको समझ में आ रहा हो तो इसमें अभी और कहानी चलेगी, क्या कि इसके सिस ट्रांस भी बन सकते हैं, उसका तो बन नहीं सकता, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है तो कोई सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं, दोनों तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी होगी, यानी यहाँ पे इसका सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा, बोथ बनेंगे। ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, ट्रांस आइसोमर। मतलब ध्यान से देख लो, एक तो ये बनेगा इसका और एक ये बनेगा, देखो ये ट्रांस जैसा लग रहा है, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, और ये सिस जैसा, तो एक सिस बनेगा इसका, एक ट्रांस बनेगा। दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो बनेगा। सेटजिफ प्रोडक्ट दोनों है, ये सेटजिफ प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर दो हो रही कहानी, सिस और ट्रांस, ये खुद सिस और ट्रांस में एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है और ये ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है, बोलो सही है। ये वाला हो गया इसका ट्रांस, ये हो गया सिस, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ग्रुप्स अपोजिट साइड है, रिपल्शन कम होगा, ठीक है, ठीक है। और कराया जाए सवाल, चलिए और देखते हैं। और दिखाएं सवाल सर आपको, सवाल नंबर 3, मान लो ये दे दे, टिंग 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 टिंग, CH3O माइनस, एल्कोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, डेल्टा लगा दिया, मतलब एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन हो रहा है स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से। ये अल्फा कार्बन जिसके ऊपर Br लगा हुआ है, ये बीटा कार्बन, तो क्या होगा, टिंग 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 टिंग, ये बन जाएगा, खत्म। यहां से Br निकला अल्फा कार्बन से, यहां से हाइड्रोजन निकला, खत्म। नेक्स्ट, अरे आसान है, इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है ना, करें क्या हम, टिंग 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 टिंग। चलो अब बताओ क्या हो गया, रिएजेंट लगा लो, कुछ भी लगा लो, चलो अब बताओ, खुद से करो। अल्फा बीटा ये भी हो सकता है, बीटा ये भी हो सकता है, बीटा ये भी हो सकता है, तो और देखें क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा सबसे पहले, यहां से Cl निकला, यहां से H। दूसरा ऑप्शन ये भी है मेरे पास, बोलो ये भी बन सकता है, हो सकता हो हाइड्रोजन यहां से निकले तो यहां डबल बॉन्ड, यहां से निकले तो यहां, और ये तो पोजीशन क्या है, सेम है, यहां बनाओ यहां बनाओ। इन दोनों में से ये क्या हो जाएगा, मेजर, क्योंकि डबल बॉन्ड बीच में है, सब्स्टिट्यूशन खूब ढेर सारा है, और ये कैसा हो जाएगा, माइनर। इसको हम कौन सा प्रोडक्ट बोलेंगे, सेटजिफ प्रोडक्ट, और इसको बोलेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। तो हॉफमैन हमारा कैसा हो जाता है, माइनर, और सेटजिफ मेजर। जब तक स्मॉल बेस हो, ये सब बेसेस छोटे छोटे तब तक यही होगा। क्या इसमें कहीं सिस ट्रांस होने की चांसेस है, नहीं, कोई चांस, दोनों में सिस ट्रांस का कोई चांस नहीं दिख रहा मुझको, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए अब बताइए क्या बनेगा, चलिए सोच के बताइए, सोच के बताइए। ये अल्फा जिसपे ब्रोमीन लगा, और ये बीटा, इस बार और कोई बीटा के चांसेस नहीं, यहां से Br निकलेगा, यहां से H निकलेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये ऐसा, यही होगा। अरे गलत है, यही होगा, मान गए। अरे हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, पर ऐसा बर्बादी मत करो प्यार के चक्कर में। अरे भाई साहब, इस कार्बन को देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इसकी चारों वैलेंसी फिल है, ऐसी गलती मत करे भाई, इसकी चारों वैलेंसी फिल है, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, देयर इज नो बीटा हाइड्रोजन, सिर्फ Br है, कहीं बीटा हाइड्रोजन है नहीं, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है नहीं, यहां से Br निकलता है, यहां से H, दैट मींस देयर विल बी नो रिएक्शन।
एलिमिनेशन रिएक्शन करने के लिए बीटा हाइड्रोजन तो होना चाहिए था ना। अच्छा, अभी यहाँ कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं हो सकता, कार्बोकेटायन बने यहाँ पे, फिर प्लस यहाँ जाए, इधर शिफ्टिंग हो, ये सब भी पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज द केस दैट देयर इज नो रिएक्शन। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, बस इसमें कुछ एग्जाम्पल करने हैं, खत्म है टॉपिक, एग्जाम्पल के थ्रू सब कुछ समझा दिया जाएगा। 6th, चलिए इथॉक्साइड का हमने स्ट्रॉन्ग बेस लगाया और हीट कर दिया। बताएं, ये अल्फा, जहां पे यार इसमें कुछ कार्बोकेटायन नहीं बना ना, तो कहाँ है मैकेनिज्म? देखो, एक एक्स निकालो, एक एच निकालो, डबल बॉन्ड बनाओ। ये अल्फा, ये बीटा हो सकता है और ये भी बीटा हो सकता है। चलो दोनों को ट्राई कर लेते हैं। इधर वाला ट्राई करेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH3, यहाँ से Cl निकाला, यहाँ से H। दूसरा ऑप्शन है यहाँ से Cl और यहाँ से H, यानी दूसरी चीज बन सकती है CH3 CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ से H निकल गया CH3 CH3। दोनों में से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सा है? ये वाला। इसके इधर भी सब्स्टिट्यूशन, इधर भी सब्स्टिट्यूशन, तो ये हो गया हमारा मेजर और ये हो गया हमारा माइनर। ये कौन सा प्रोडक्ट है हमारा? सेडजिफ। और ये कौन सा प्रोडक्ट है हमारा? हॉफमैन प्रोडक्ट। दोनों में से मेजर कौन होता है? मेजर होता है सेडजिफ। सेडजिफ होता है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। सेडजिफ होता है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन या मोर स्टेबल एल्कीन। दिस इज मोर स्टेबल, ठीक है, दिस इज लेस स्टेबल। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है हमारा? सेडजिफ। जब तक स्मॉल बेस यूज हो, देखो ये स्मॉल बेस है, अभी एक बड़ा बड़ा बेस ले आएंगे ना, जैसे एक तो दिखाया था मैंने, उधर साइड में लिखा था सोडियम टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड, तब कहानी बदल जाएगी। यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए और क्वेश्चन करिए। 6 नंबर 7, चलिए करिए। बताएं क्या होगा? पॉज करें, खुद से ट्राई करें, करना चाहेंगे आप खुद से ट्राई, खुद से ट्राई करेंगे और सॉल्व करेंगे सवाल को। हाँ भाई बताएं क्या हुआ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ? आसमां में टड़ड़ों लाखों तारे टड़ड़ों, आसमां छी यहां बना देता हूं, लाखों तारे। चलो बताओ, ये अल्फा, ये बीटा और ये भी बीटा है ना। तो एक तो ये बन सकता है और एक ये बन सकता है, बोलो सही है? एक बार यहाँ पे हाइड्रोजन होगा कि नहीं? हाँ, एक हाइड्रोजन है। एक बार यहाँ से हाइड्रोजन निकाला तो ये बना, एक बार यहाँ से हाइड्रोजन निकाला तो ये बना। इधर बनाने की तो कोई जरूरत है नहीं यार, दोनों सिमेट्रिकल हैं। बोलो हाँ या ना भाई? यहाँ से Cl निकाला, बगल से हाइड्रोजन, बगल से हाइड्रोजन, या बगल से हाइड्रोजन यहाँ से निकाला ये बना, यहाँ से निकाला ये बना। इन दोनों में से मेजर कौन सा होगा? ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है? ये वाला। अल्फा हाइड्रोजन गिन लिया करो, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? डबल बॉन्ड के बगल वाले हाइड्रोजन, इसके बगल में 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 3 6, 2 8, 2 10 अल्फा हाइड्रोजन। अरे बहुत स्टेबल है। इसके देखो डबल बॉन्ड यहाँ, इसके बगल में यहाँ कितना हाइड्रोजन? 1, यहाँ कितना? 3 4 4 अल्फा हाइड्रोजन। सो दिस इज सेडजिफ प्रोडक्ट। सेडजिफ यहाँ का बादशाह है, यहाँ सिर्फ सेडजिफ की हुकूमत चलेगी। और ये हॉफमैन प्रोडक्ट, इसको निगलेक्ट किया जा रहा है। हॉफमैन ने कहा अपना टाइम आएगा, जोन्सबरी अपना टाइम आएगा, ठीक है। माइनर बोलो, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन गिन लो। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है उसको गिन लो। जिसपे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है, एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। सब पुरानी बातें हैं। 2 2 4 3 7 3 10, यहाँ पे 3 1 4 4 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है? ऐसे सवाल यार बनाने को मैं बनाता जाऊं, करने को आप करते जाओ, इसमें कोई लिमिट नहीं है। इसमें कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होगा, ये सब गलतियां नहीं करेंगे। मिटा दें। चलिए एक आपको स्पेशल केस दिखाता हूं, बढ़िया सा एग्जांपल दिखाता हूं। ये NaNH2 ओवर NH3 बेस जो हमने लिया था उसका इस्तेमाल देखिए। मान लीजिए ये लिखा हो CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है, मान लीजिए दिया हो, और अपने को यहाँ लगा दे NaNH2, या ये लगा दे मान लो पहले एल्कोहलिक KOH ओवरहीट। क्या यहाँ पे एलिमिनेशन का चांस है? चांस है, अभी चांस है। यहाँ से Cl निकल सकता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल सकता है, पर ये रिएक्शन होगा नहीं। ये इतना बढ़िया बेस नहीं है। हमने इतना बढ़िया बेस ले लिया, इतना स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया NaNH2 ओवर NH3, जो डबल बॉन्ड से भी
एलिमिनेशन करा सके। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। NaNH2 और NH3 का रोल यहां से भी एलिमिनेशन करा सकता है। एलिमिनेशन का चांस है। देखो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, पर ये एल्कीन है ऑलरेडी, इससे भी एलिमिनेशन। यहां से Cl खींच ले, यहां से H खींच ले, क्या बनेगा? एल्काइन। क्या बनेगा? एल्काइन। ये रिएक्शन एल्कोहलिक कोएच नहीं दे पाता, NaNH2 दे पाता है। NaNH2 इसके पहले जितने रिएक्शन लिखे थे वो भी देगा। जो काम ये कर सकता है वो काम ये कर सकता है, बट ये स्पेशल ड्यूटी सिर्फ यही कर सकता है। स्ट्रॉन्ग बेस है, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, यानी इसके पहले के जो रिएक्शन लिख रहे थे वो भी ये करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, बस यही बात है। नेक्स्ट, दिस इज जस्ट अ व्हाट स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है? एक और करिए जरा। चलिए बताइए क्या होगा। ये अल्फा, ये बीटा, यहां से Br, यहां से H, ये बनेगा। बोलो, यहां से Br और यहां से H। क्लियर? एक और जरा देखिए। अब बताओ, बनाओ। ये अल्फा, ये बीटा और ये भी बीटा। ये अल्फा जिस पे हैलोजन लगा है, बीटा इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो एक तो यहां से निकाल लूं हाइड्रोजन, ये बनेगा। यहां से क्लोरीन निकाला, यहां से हाइड्रोजन, यहां डबल बॉन्ड, या तो यहां से क्लोरीन और यहां से हाइड्रोजन, ये भी बन सकता है। अब बात आती है दोनों में से कौन सा सेडजिफ प्रोडक्ट है, कौन सा हॉफमैन प्रोडक्ट। ज्यादा स्टेबल को सेडजिफ बोलते हैं। आओ कैसे पता करें? अल्फा हाइड्रोजन गिनते हैं। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 2 यहां होंगे, 2 यहां होंगे, 3 यहां, 3 यहां, 2 2 4 3 7 3 10 अल्फा हाइड्रोजन। इसकी बात करें, 2 यहां है, 2 यहां है, 2 2 4। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे 2 2 4, यहां पे कितने होंगे? यहाँ एक ही होगा, 3 तरफ कार्बन है, 2 2 4 1 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये लेस स्टेबल हो गया, तो ये हॉफमैन हो गया। हॉफमैन प्रोडक्ट कैसा होता है हमारा? माइनर। तो हॉफमैन ने कहा कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा। और ये हमारा कैसा प्रोडक्ट हो गया? ये हमारा हो गया सेडजिफ प्रोडक्ट। सेडजिफ प्रोडक्ट कैसा होता है हमारा? मेजर। क्लियर है? मिटा दें। चलिए अब एक स्पेशल केस दिखाते हैं आपको। मिटा दें इसको। एक बढ़िया केस दिखाते हैं, केस नंबर 11। कंपाउंड ले रहे हैं CH3 CHCl CH CH3 CH3। इसका रिएक्शन कराया अल्कोहलिक KOH और हीट, और उसके बाद इसका रिएक्शन कराया सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। चलो इसको छोड़ो, पहले ऊपर वाला देखते हैं। तो ऊपर वाले में सिंपल कहानी है, E2 एलिमिनेशन होना है। ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा। यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल सकते थे, यहाँ से भी निकाल सकते थे, दोनों से निकालेंगे। एक बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH3, और दूसरा रोड बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3। दोनों में से सेडजिफ प्रोडक्ट कौन सा है इसमें? सेडजिफ प्रोडक्ट ये होगा, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना पहले भी, और ये होगा हॉफमैन। ये होगा सेडजिफ, ये होगा हॉफमैन। मोर सब्स्टिट्यूटेड। मेजर कौन सा होगा? ये हो जाएगा मेजर, और ये हो जाएगा माइनर। अब हमने बार बार बोला था कि ये तब होगा जब तक बेस छोटा हो। यहां पे देखो बेस जो अटैक कर रहा है, दिस इज बड़ा बेस, दिस बेस हैज स्टेरिक क्राउडिंग। क्या है? स्टेरिक क्राउडिंग, मतलब भीड़ भाड़ वाला बेस है, बड़ा बेस है, साइज इसकी बड़ी है। छोटे बेस के लिए आप बोल सकते हो कि सेडजिफ प्रोडक्ट मेजर होता है, मोर स्टेबल एल्कीन। क्यों? छोटा बेस कहीं से भी घुस के H+ निकाल सकता है। ये छोटा बेस है, इसको H+ निकालने की 2 जगह दिख रही है।
या तो इस कार्बन से H+ छीन लो, या तो इस कार्बन से, बेस का काम है H+ छीनना, तो या तो इससे छीन ले या तो इससे छीन ले। पर ये इतना छोटा है कि ये घुस के यहां से भी H+ निकाल सकता है, यहां से भी, तो दोनों बनने के चांस है। फिर ये कैसा बनाना चाहेगा भाई, कोई भी चीज क्या होती है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है, दिस इज मोर स्टेबल। तो इसने कहा ठीक है, जब ये स्टेबिलिटी है तो हम अंदर घुस के यहां वाला H+ खींच लेते हैं। ये बड़े से बेस, इनसे कहा गया क्या चाहिए, इन्हें कहा H+। कहते कौन सा H+ लोगे कि ये वाला, ये वाला। इनका यहां वाला निकालने की हमारी मजाल नहीं है, हम यहाँ घुस ही नहीं सकते, हम इतने बड़े हैं, कैसे जाएंगे इसके अंदर, स्टेरिक क्राउडिंग है हमारे पास, इतने ढेर सारे ग्रुप है हमारे पास, हम अंदर जाके ये H+ खींच ही नहीं पाएंगे। वो कहेंगे देखो उधर स्टेबिलिटी मिल रही है, कहेंगे हम कर ही नहीं पाएंगे, तो स्टेबिलिटी का क्या साहब, हमसे ना हो पाई। तो इनसे जब हो ही नहीं पाएगा तो ये वाला H+ सिर्फ खींच के, फॉर दिस केस प्रोडक्ट विल बी सेम, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH3 CH3 एज वेल एज CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3। अभी भी ये कौन सा प्रोडक्ट है, सेटजेफ, और ये कौन सा, हॉफमैन। डिफरेंस सिर्फ इतना है, इस बार ये वाला इतना बनेगा नहीं, इस बार यही मेजर बनेगा और ये माइनर। अच्छा, स्टेबल दोनों में से ज्यादा कौन है, स्टेबल यही है। ये नहीं कह रहे कि स्टेबिलिटी चेंज हुई, अभी इसके पास ऑप्शन ही नहीं है, हमसे ना हो पाई वाली प्रॉब्लम है ना। ये इससे बोला स्टेबिलिटी मिलेगी, क्या बहुत बढ़िया स्टेबिलिटी, अच्छा अच्छा ये H+ खींच लिया। इससे कहा स्टेबिलिटी मिलेगी, इसको खींचने का, हम जाए कैसे, इतने बड़े हैं, चलो हम H+ निकाल देते हैं, यहां साइड से H+ निकाल के बना दिया। तो जब हमारे पास कोई स्टेरिक क्राउडिंग वाला बेस आता है, कोई बल्की बेस आता है, देन हॉफमैन प्रोडक्ट becomes major product, less stable alkene becomes major product, otherwise Setjeff is always major। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, मिटा दें। ओके, एक एग्जांपल और देखेंगे इसका। मान लो ये दिया और हमसे यहां लगा दिया ठीक है, बल्कि बेस है, देखो इतने ढेर सारे कार्बन है। अब क्या होगा, ये अल्फा पे हैलोजन और निकालना क्या है इसको, हाइड्रोजन। So sorry for this, बीटा बीटा बीटा। तो ये कौन से बीटा से हाइड्रोजन निकाल पाएगा, इस बीटा से हाइड्रोजन निकाल पाएगा नहीं यार, इतनी अंदर कैसे घुसेगा, क्राउडिंग है, ये बाहर बाहर जाएगा, ये इतने अंदर घुस के हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकता, स्टेरिक क्राउडिंग है। दिस बेस इटसेल्फ हैज स्टेरिक क्राउडिंग, सो ये बाहर से H+ खींच लेगा और हॉफमैन प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट बना के चला जाएगा। ये यहां का H+ खींच पाएगा हॉफमैन प्रोडक्ट, ये अपना सेटजेफ प्रोडक्ट, और ये दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, ऑफ कोर्स द सेटजेफ प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, अभी भी ये स्टेबल है, बट मेजर कौन सा है भैया, मेजर हो जाएगा हॉफमैन। क्लियर है, तो when is Hoffman product major, when the attacking base is bulky base, steric crowding वाला बेस हो। क्लियर है, तो यहां पे E2 एलिमिनेशन की सारी बातें खत्म होती हैं, पर एक छोटी सी बात अभी बची है, वो क्या है, वो है एंटाई एलिमिनेशन, कि बेस पीछे से आके H+ निकालता है, एंटाई एलिमिनेशन। तो उसकी बात कर लेते हैं, इसको मिटा दूं मैं, बहुत बढ़िया। आना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना, सनम तुम्हें पाने का ये था सारा बहाना। एंटाई एलिमिनेशन, एंटाई एलिमिनेशन लेंगे। एंटाई एलिमिनेशन क्या होगा, जैसे देखो पुटुक पुटुक पुचुक पुचुक पू पुटुक पू पुडिंग पुडिंग पुडिंग, यहां लगा दिया एल्कोहलिक क्यों, ध्यान से समझना। अब यहां कोई नादान बालक होगा तो क्या करेगा, यहां से Cl निकालेगा, यहां से H, एक यहां पे डबल बॉन्ड बनाएगा
दूसरी बार यहां से Cl निकालेगा, यहां से H, एक यहां डबल बॉन्ड बनाएगा, पर दोनों आंसर में से सिर्फ एक ही आंसर सही है। मैं फिर से बोलता हूं, ये अल्फा और ये बीटा और ये बीटा, तो अल्फा से निकला हैलोजन, बीटा से यहां से हाइड्रोजन या यहां से हाइड्रोजन निकाल के डबल बॉन्ड बनाना गलत होगा, क्योंकि एलिमिनेशन एंटाई होता है। जब ये बेस आएगा तो ये इस साइड से अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि यहां क्लोरीन है, रिपल्सन होगा। ये यहां से आके H+ नहीं उठा सकता, हां ये यहां से आके H+ उठा सकता है, क्योंकि Cl और H कैसे हैं, एंटाई है। बेस पिक्स H+ फ्रॉम एंटाई पोजीशन ऑफ X-। तो यहां से आके H+ उठाना पॉसिबल नहीं, सिर्फ यहां से यहां एक ही प्रोडक्ट होगा। अब जिसने ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा, यहां पे 2 प्रोडक्ट बना के आएगा। एग्जामिनर कहेगा, मेजर माइनर कहेगा सर एक ही तो है दोनों, एक डबल बॉन्ड यहां बनाना है, सिर्फ यहां। अरे क्या आप उसमें H, यहां पे क्या लगा है, CH3 और कहीं CH3, यहां पे CH3 और कुछ नहीं, सिर्फ ये प्रोडक्ट बनेगा। साथ में अगर आपने यहां से H निकाल के यहां डबल बॉन्ड बना दिया तो वो गलत हो जाएगा। If you are making this as a product, then my friend, you are doing it completely wrong. ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये इसके साथ सिन में है, साथ साथ में है, सिर्फ एंटाई से निकालना अलाउड है। यही मतलब है एंटाई एडिशन का। फील आया? एक और सवाल लेते हैं, एक सवाल और ये कंसेप्ट आपको हो जाएगा क्लियर। मान लो इस कार्बन से मैंने वेज पे लगा दिया CH3 और इस कार्बन से डैश पे लगा देता हूं मैं Cl और फिर ऊपर लगा दिया एल्कोहलिक KOH, साथ में कर दिया हीट। अच्छा 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 अच्छा, अब ये हो गया अपना अल्फा, एक ये हो गया बीटा, एक ये हो गया बीटा। तो 2 ऑप्शन है, यहां से हाइड्रोजन निकाल के डबल बॉन्ड, यहां से हाइड्रोजन निकाल। अब ये अच्छा सवाल बन गया। अब बताओ कहां से हाइड्रोजन क्लोरीन निकाल पाएगा? वेज डैश तो समझते हैं ना, वेज आपकी तरफ आता हुआ, डैश प्लेन से पीछे जाता हुआ। इस पे हाइड्रोजन लगा रहेगा डैश पे, और इस पे वेज पे क्या लगा रहेगा, इसके वेज पे हाइड्रोजन। कोई यूज नहीं है उसको बताने का। चलो अब बताओ, क्या क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल सकता है? नहीं। क्या बेस इस हाइड्रोजन पर अटैक कर सकता है? नहीं, क्योंकि दोनों सेम साइड है। अरे भाई, डैश का मतलब प्लेन के पीछे, तो क्लोरीन भी प्लेन के पीछे, हाइड्रोजन भी प्लेन के पीछे, और मिथाइल और ये वाला हाइड्रोजन ऐसे बाहर, ये दोनों ऐसे वेज वाले बाहर, क्लोरीन हाइड्रोजन से पीछे। तो बेस इसी साइड से H को पकड़ ही नहीं पाएगा, यानी बेस इस वाले हाइड्रोजन को नहीं पकड़ सकता, बिकॉज बोथ आर ऑन डैश, नॉट पॉसिबल। सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन, यहां तो वेज पे भी हाइड्रोजन है, यहां की बात ही मत, मतलब मुझे लगता है तुम्हें कुछ नहीं आता और इसी चक्कर में मैं सब कुछ बता जाता। हाँ, यहां वेज पे भी हाइड्रोजन है, डैश पे भी, तो ठीक है, क्लोरीन इसका वेज वाला हाइड्रोजन कंसेप्ट, इसका तो छू ही नहीं सकता, दोनों सेम साइड है, बेस आ ही नहीं सकता, ये रिपल्शन। यहां सामने से भी, क्योंकि क्लोरीन पीछे है, तो बेस यहां सामने से आके वेज वाले हाइड्रोजन को उठा लेगा और प्रोडक्ट बनेगा, सुंदर से प्यारा सा डबल बॉन्ड। नन्ही सी मुन्नी सी आई परी, अरे नन्ही सी मुन्नी सी आई परी, ये बनेगा प्रोडक्ट CH3। सिर्फ यहां से अगर कोई साथ में इसके ये प्रोडक्ट बना रहा है तो वो 100% इस सवाल को गलत तरह से सॉल्व कर रहा है। किसी ने अगर ये बना दिया तो ये गलत हो गया। देखने में लग रहा है ये अल्फा ये बीटा यहाँ से भी निकल सकते हैं डबल बॉन्ड पर, ये नहीं करेंगे। यही मतलब है एंटी एलिमिनेशन का, समझ में आ रहा है। जिस तरफ से हैलोजन निकलेगा, हाइड्रोजन उसके अपोजिट साइड से निकलना है। यहाँ पे हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों सेम साइड थे, तो ये वाला हाइड्रोजन निकालना पॉसिबल नहीं, तो ये वाला निकाला। क्लियर हो रहा है? एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। चला ये क्वेश्चन करके बताओ। ये क्वेश्चन तुमने अगर कर डाला तो लाइव झिंगा लाला। यहाँ पे लगा मिथाइल ग्रुप और डैश से लगा दिया क्लोरीन, और यहाँ वेज से फिर लगाऊंगा मिथाइल। दिखाई पड़ रहा है सवाल? प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। अब बताओ कहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे कि यहाँ पे?
सोच के बताएंगे, डबल बॉन्ड यहां पे बनाएंगे कि यहां पे बनाएंगे, बताएं। क्या क्या आपका आंसर यह है कि डबल बॉन्ड कहीं नहीं बनेगा? सही बात है, देयर विल बी नो रिएक्शन। व्हाई देयर इज नो रिएक्शन? बिकॉज यहां वाला हाइड्रोजन भी डैश से लगा है, यहां वाला हाइड्रोजन भी डैश से, यानी दोनों हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ में ही लगे हैं उसी साइड पे। बेस उस साइड से हाइड्रोजन निकाल नहीं सकता, यानी यहां पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इस वाले में देखो, यहां पे हाइड्रोजन अवेलेबल थे तो खींच लिया, यहां पे दोनों तरफ से हाइड्रोजन निकालना इसलिए पॉसिबल नहीं है। ये वाला हाइड्रोजन भी डैश से, यहाँ का हाइड्रोजन भी डैश से, क्योंकि वेज पे तो CH3 लगा है, तो इसका मतलब डैश से हाइड्रोजन, यहाँ पे भी डैश से हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन प्लेन के पीछे। क्लियर है? तो ये कहानी आपको समझनी चाहिए एंटाई एलिमिनेशन की। इस वाले में समझ में आया था, इसमें समझ में आया, इसमें आया। एक और करा दे, नहीं फील हुआ है तो, फील हुआ है कि नहीं? यहां से Cl निकला तो L H नहीं निकल सकता, सेम साइड है, तो L निकाला तो यहाँ डबल बॉन्ड। यहां से Cl निकला तो L H नहीं निकल सकता, दोनों डैश पे, L निकल सकता है दो वेज पे, तो सिर्फ ये बनेगा और ये नहीं बनेगा, यहाँ ये नहीं बनेगा, और यहाँ तो दोनों तरफ, दोनों से नहीं निकल सकता, दोनों का डैश पे। एक और करा दे, इसका एक आखिरी सवाल करा दे, प्यारा सवाल है, देखो दिखाई पड़ रही है स्क्रीन। एक आखिरी सवाल, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। अब बताओ क्या बनेगा, अब बताओ। अल्फा कहां पे? ये बीटा ये है और बीटा ये है। यार इस वाले बीटा के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं भैया, दोनों तरफ CH3 लेके बैठा है, इसे लेके वो, और इसके पास एक हाइड्रोजन है, एक ड्यूटेरियम है। ड्यूटेरियम भी बाहर निकल सकता है, मैं आपको बता दूं, और हाइड्रोजन भी। आपको डिसीजन लेना है क्या बाहर निकालना है, ड्यूटेरियम या हाइड्रोजन, डिसीजन ले, दोनों निकल सकते हैं, अलाउड दोनों को है। क्लोरीन के रिस्पेक्ट में एंटाई पे कौन है? ड्यूटेरियम, ये वेज पे है वो डैश पे, तो ड्यूटेरियम निकलेगा, फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा, डबल बॉन्ड। बोलो क्लियर है? एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है यहाँ पे ड्यूटेरियम बना के दे दे आखिरी में, तो आपको समझना है कि नहीं इसके साथ जो एंटाई में, कई बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये निकल भी सकता है, यही नहीं पता एंटाई क्या होता है, वो सिंपल एलिमिनेशन